जी अस्सलाम वालेकुम। C5 6 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज हमारा पहला लेक्चर है जो कि बेसिकली ओरिएंटेशन है। तारीख़ है आज 29 जून 2026, ऐसा ही है जी। पहला लेक्चर है ओरिएंटेशन का। इसमें हम क्या सीखेंगे? C5 6 का सिलेबस, इसका पैटर्न देखेंगे, कैसे तैयारी करनी है, पूरे सेशन का प्लान आपके साथ डिस्कस होगा। ठीक है जी। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि हमारे स्टूडेंट्स में इस वक्त कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं गालिबन जिन्होंने दिसंबर की अटैम्प्ट देनी है, यानी दिसंबर 26 में, और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिन्होंने सितंबर में अटैम्प्ट देनी है। ऐसा ही है। चलिए ठीक है। अगर ओरिएंटेशन के दरमियान में मैं ये डिस्कस ना कर पाऊँ तो एंड पे आपने क्वेश्चन पूछना है कि क्या जो सितंबर 26 में जिन स्टूडेंट्स ने इस पेपर को अटैम्प्ट करना है, क्या वो ये सेशन ज्वाइन कर सकते हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन आपने मुझे एंड पे पूछना। पहले आपके साथ शेयर कर लूँ, आज हमने डिस्कस क्या कुछ करना है। टेक्निकल कंसेप्ट तो कोई नहीं डिस्कस करेंगे, कोई टॉपिक तो हमारा स्टार्ट नहीं होगा, लेकिन आपको पूरे सिलेबस का मैंने ओवरव्यू देना है कि ये है क्या सब्जेक्ट, ठीक है, और इसको हमने कैसे प्रिपेयर करना है। क्या ये ऐसा ही है जैसा कि कैफ लेवल का सब्जेक्ट था? क्या इसकी तैयारी वैसे ही करेंगे जैसे कैफ लेवल में करते थे, या C5 में प्रिपरेशन या अटैम्प्ट करने का तरीकाकार कुछ डिफरेंट है? ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। डेफिनेटली डिफरेंट है, वन वर्ड आंसर इसका ये है। तो क्या फ़र्क है ये आपको बताना है, और उस डिफरेंस से क्या हमें फ़र्क पड़ेगा। आई कैप किस तरीके से डिफरेंट वे में टेस्टिंग कर रहा है और हमने किस डिफरेंट वे में प्रिपरेशन करनी है, ये हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। क्या क्या होगा जी? सबसे पहले सिलेबस आपके साथ शेयर किया जाएगा, सिलेबस क्या है। फिर इसके बाद एग्जामिनेबल गाइडेंस शेयर की जाएगी, यानी आप इस सिलेबस को तैयार करने के लिए आई कैप क्या कहता है कि क्या चीज़ें कोर स्टडी मटेरियल होगा हमारा। सिलेबस क्या है और एग्जामिनेबल गाइडेंस का मतलब क्या है कि इस सिलेबस को तैयार करने के लिए कोर मटेरियल। लेकिन याद रखिए आपका सारा सिलेबस सिर्फ इससे तैयार नहीं होगा, ठीक है, लेकिन ये हमारा ओवरऑल कोर मटेरियल जरूर होगा, यानी हमारा सबसे ज़्यादा फोकस स्टडी इसके ऊपर होगा, एग्जामिनेबल गाइडेंस में। फिर इसके बाद लेटेस्ट पेपर को हम डिस्कस करेंगे कि लेटेस्ट पेपर में ऐसी क्या चीज़ थी कि स्टूडेंट परेशान हो गए हैं, ठीक है, और इसमें इस लेटेस्ट पेपर की वजह से क्या सिग्निफिकेंट चेंजेस हैं जो कि हमारे पेपर को जिसने इफेक्ट किया है और जो हमारी प्रिपरेशन को इफेक्ट करेंगी। नेक्स्ट आई कैप का टेस्टिंग सॉफ्टवेयर, इसके बारे में बात होगी। और फिर उसके बाद प्लान कि हम ये सारा जो आई कैप का पेपर पास करने के लिए रिक्वायर्ड मटेरियल है, रिक्वायर्ड स्किल है, उसको कैसे एक्वायर करेंगे, कैसे प्रैक्टिस करेंगे, हमारा पूरा सेशन किस तरीके से चलेगा, ये हमने डिस्कस करना है। तो बेसिकली सिर्फ 4 चीज़ें हैं आज की ओरिएंटेशन में हमने डिस्कस करनी है। क्या क्या बोला? सिलेबस डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद लेटेस्ट पेपर, तैयारी कैसे करनी है, किस किस सोर्स से करनी है, सॉफ्टवेयर आई कैप का, क्योंकि आपको पहले दिन से पता होना चाहिए कि आप जो पेपर अटेम्प्ट करेंगे वो कैसे अटेम्प्ट करेंगे, तरीकाकार क्या होगा, ताकि आप लिखना छोड़ दें और टाइप करना शुरू कर दें। क्या? लिखना छोड़ दें और टाइप करना शुरू कर दें। और प्लान हमारा क्या होगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किस चीज़ को डिस्कस करना है हमने? सिलेबस को। चले बल्कि सिलेबस से पहले वो आपका क्वेश्चन जो था उन्होंने पूछा था, मैं उसको आंसर कर दूं। हमारे 2 तरह के स्टूडेंट्स होंगे इस वक्त, LMS में भी, ऑनलाइन में भी 2 तरह के स्टूडेंट्स हैं और फिजिकल क्लास में भी 2 तरह के स्टूडेंट्स हैं। एक वो जिनकी अटैम्प्ट है सितंबर में, और एक वो जिनकी अटैम्प्ट है दिसंबर में, जो दिसंबर में अटैम्प्ट देना चाह रहे हैं। ये जो कोर्स हमने स्टार्ट किया है, याद रखिएगा इसकी ड्यूरेशन होगी लगभग 4 महीने, यानी ये स्टार्ट हो रहा है 29 जून को और ये ख़त्म होगा जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, लगभग 30 अक्टूबर के करीब। इसका मतलब क्या हुआ कि सितंबर वाले तो गए, ठीक है। सितंबर वालों के लिए प्राइमरीली ये कोर्स नहीं है। सितंबर, जिन स्टूडेंट्स ने सितंबर में अटेम्प्ट देनी है उनके लिए एडवाइस क्या है? उनके लिए एडवाइस ये है कि वो जो ये समर 25 वाला कोर्स है, समर 26 वाला कोर्स, इसी को ऑप्ट करें उसमें, यानी इन शॉर्ट जो प्रीवियस सेशन के लेक्चर्स हैं वो ही लीजिए, क्योंकि इस सेशन के लेक्चर सितंबर से पहले ख़त्म नहीं हो सकेंगे। 50% तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, 50% के करीब सिलेबस नहीं होगा। अब मेरी एडवाइस क्या है, सुनिए। वो एडवाइस मेरी ये है कि ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने तो दिसंबर में अटैम्प्ट देनी है वो तो स्कूल में है। स्कूल में कैसे हैं? उन्होंने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ये लेटेस्ट लेक्चर लेने हैं, पोर्टल भी उनका लेटेस्ट बना है और उन्हीं के ऊपर है ना, उस पोर्टल में जो कुछ शेयर होगा उन्होंने वही करना है। पिछले कोर्स के साथ, समर 26 वाले कोर्स के साथ इन स्टूडेंट्स का कोई लेना देना नहीं है। एग्रीड? इन स्टूडेंट्स को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है जिन्होंने अटैम्प्ट दिसंबर में देनी है। जिन स्टूडेंट्स ने अटैम्प्ट देनी है सितंबर में, इनको प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि आई कैप ने कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस की हैं।
लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता दूं, वो चेंजेस सिलेबस में चेंजेस नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि आई कैप ने सिलेबस में कोई ऐसी चीज़ टेस्ट कर दी है जो कि इससे पहले हमारे सिलेबस में थी ही नहीं, या आई कैप ने कभी टेस्ट ही नहीं की थी, ऐसी चीज़ नहीं है। हाँ, सिर्फ ये है कि कुछ चीज़ें जिनके ऊपर आई कैप पहले फोकस कम करता था, अब उसने फोकस ज़्यादा कर दिया। तो चूंकि सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, ठीक है, सिर्फ उसने टेस्टिंग में फोकस अपना चेंज किया है, सिलेबस में चेंज नहीं है, इसलिए जो समर 26 वाले लेक्चर्स हैं वो जिन लोगों ने लिए हैं, जिन्होंने सितंबर में अटैम्प्ट देनी है, वो वही लेक्चर्स लेके प्रिपरेशन करेंगे, उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन नॉलेज तो सफिशिएंट मिल जाएगा उन्हें इंशाल्लाह समर 26 के लेक्चर से, लेकिन उनकी प्रैक्टिस सफिशिएंट नहीं हो सकेगी। क्यों नहीं हो सकेगी? क्योंकि आई कैप का फोकस चेंज हो गया। तो हमने क्या करना है, उस चेंज फोकस के लिहाज से फिर जिन स्टूडेंट्स की अटेम्प्ट नंबर में है उनके लिए एक टेस्टिंग सिस्टम शेयर करेंगे। उस टेस्टिंग सिस्टम में जो टेस्ट किए जाएंगे, जो कंसेप्ट टेस्ट किए जाएंगे, जो क्वेश्चंस होंगे, जो क्विज होंगे, वो आई कैप के जो रीसेंट अटेम्प्ट में स्टाइल था उसके मुताबिक होंगे। तो होगा क्या, नॉलेज वही है। नॉलेज क्यों वही है? क्योंकि सिलेबस में चेंज नहीं, नॉलेज वही है, लेकिन उसकी एप्लीकेशन डिफरेंट है, उसकी टेस्टिंग का स्टाइल डिफरेंट है। तो ये गैप कैसे फिल होगा कि पहले तो हमने जो नॉलेज लिया था उसकी टेस्टिंग किसी और तरीके से थी, अब उसी नॉलेज की टेस्टिंग किसी और तरीके से है। तो ये गैप कैसे कवर करेंगे हम? ये हम अपने टेस्टिंग सिस्टम से कवर करेंगे। ठीक है जी। तो आप लोगों के लिए अहम चीज़ क्या है, अगर आपने समर 26 के लेक्चर ले लिए हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल ठीक किया आपने। रिवाइज करना है तो उन्हीं से रिवाइज करना है। हाँ, एक काम लाजमी करना है जिसके बगैर आपकी तैयारी अब कंप्लीट नहीं होगी। चाहे आपने पहले के पास्ट पेपर किए भी हुए हैं इससे पहले, तो अब तैयारी वो सफिशिएंट नहीं है जब तक कि आप टेस्टिंग सिस्टम से नहीं गुजरेंगे। जो LMS के ऊपर हम टेस्ट, क्विज वगैरह जो दूसरे रिसोर्सेज शेयर करेंगे, जब तक वो उससे गो थ्रू नहीं होंगे आपकी तैयारी सफिशिएंट नहीं है। क्या ये चीज़ क्लियर है? क्लियर कर पाया हूँ मैं? तो ज़रा मुझे बताइए, जिन स्टूडेंट्स की दिसंबर 26 में अटैम्प्ट है उन्होंने क्या करना है? कुछ भी नहीं करना, सिर्फ उनका जो लेटेस्ट पोर्टल है उस पर जो चल रहा है उन्होंने उसी को लेके चलना। जिन्होंने समर 26 में फर्ज कीजिए उसके लेक्चर लिए हुए हैं और अब सितंबर में अटैम्प्ट देनी है, उनका जो लर्निंग है, जो नॉलेज है, वो सेम रहेगा, लेक्चर सेम है। क्या चेंज हुआ? टेस्टिंग। अब टेस्टिंग सिस्टम से गुजरे बगैर उन्होंने पेपर अटैम्प्ट नहीं करना, वरना उनकी जो लेटेस्ट ट्रेंड आई कैप का लेटेस्ट स्टाइल है उसके मुताबिक प्रिपरेशन नहीं होगी। कंसेप्ट वही है कि आप इस पेपर की वजह से फर्क क्या पड़ा? टेस्टिंग कंसेप्ट वही है, टेस्टिंग का तरीका का फर्क, वो मैं भी आपके साथ शेयर करता हूँ डिटेल में। डन जी। अब आते हैं, चलो सिलेबस क्या है जी हमारा। आपको याद है कैफ8 का सिलेबस, पुराना सिलेबस अगर आपने याद किया, क्योंकि हमारे कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिन्होंने रिसेंटली पिछले 6 महीने में कैफ8 का पेपर पास किया है, कुछ जाहिर है उससे पुराने वाले भी होंगे, लेकिन जिन्होंने रिसेंटली पेपर पास किया है, जरा मुझे बताइए आपके ख्याल में जो आपने बड़े बड़े टॉपिक्स पढ़े थे कैफ8 के ऑडिट में, वो कौन कौन से थे? जरा बताइए वो 3-4 बड़े बड़े टॉपिक्स जो आपको याद है। हाँ, प्रोसीजर, सब्सटेंटिव प्रोसीजर थे, शाबाश। और इसके अलावा रिस्क असेसमेंट के क्वेश्चन होते थे, और इसके अलावा वो रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन थी, शाबाश। ये कुछ 3, कोड ऑफ एथिक्स भी था। मेरा ख्याल है ये 4 बड़े टॉपिक्स हैं। एग्री करते हैं इससे? कौन कौन से बड़े टॉपिक्स? रिस्क असेसमेंट, सब्सटेंटिव प्रोसीजर, इम्प्लीकेशन ऑन रिपोर्ट वाला क्वेश्चन होता था, और फिर उसके बाद कोड ऑफ एथिक्स वाला होता था। ऐसा ही है। अगर आप इसको एनालिटिकली देखें तो बेसिकली यही बड़े एरियाज हैं जो ऑडिट के हैं। ठीक है, यही आपका जो सीफैप का सिलेबस है, लगभग इन्हीं क्लासेस में उसने डिवाइड किया है सिलेबस को। देखिए सिलेबस में उसने आपको ग्रिड बनाया है, 4 ग्रिड बना के दिए। नीचे टॉपिक डिटेल में मैं नहीं जा रहा, वो हम जब स्टडी करेंगे टॉपिक वाइज तो उसको पढ़ेंगे। ग्रिड देखें जरा। सबसे पहला ग्रिड है, गैस करें, 4 ग्रिड है। क्या आई कैप इन ग्रिड्स को फॉलो करता है? यस, आई कैप इन ग्रिड्स को फॉलो करता है। फिर से, क्या आई कैप इन ग्रिड्स को फॉलो करता है? यस, आई कैप इन ग्रिड्स को सामने रखते हुए आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। सबसे पहले मुझे बताइए ग्रिड ए। वो ग्रिड ए लगभग 50% का हमारा सिलेबस ग्रिड ए से आएगा। ठीक है, बताइए इसमें से कौन कौन से? अकाउंटिंग एंड ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। इसमें क्या होगा? प्लानिंग होगी, रिस्क एंड परफॉर्मेंस। क्या समझ आ रहा है आपको? ग्रिड ए में क्या करेगा? आई कैप हमसे रिस्क वाला सवाल पूछेगा और सब्सटेंटिव प्रोसीजर वाला सवाल पूछेगा। कौन सा? फिर से बताइए, ग्रिड ए में कौन से सवाल पूछेगा?
रिस्क वाले सवाल पूछेगा और प्रोसीजर वाले सवाल पूछेगा, जो कैफ लेवल पे पूछता था। क्वेश्चन की टाइप उसी तरह की होगी, सिचुएशन हरगिज वो नहीं होगी, रिस्क हरगिज वो नहीं होंगे, रिस्क तो सीफैप लेवल वाले होंगे। किसी सिचुएशन में सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करने है, क्वेश्चन वही होगा, रिक्वायरमेंट वही होगी, लेकिन सिचुएशन हरगिज कैफ लेवल वाली नहीं होगी। कौन सी वाली होगी? सी, और होनी भी यही चाहिए, ऐसा ही है। यानी टॉपिक वही है, उसने उसको डेप्थ में चला जाएगा, आगे मजीद डेप्थ में चला जाएगा। और एक उम्मीद है एक लफ्ज आप देख के हैरान हो गए होंगे, है ना? जरा हैरान होइए। इस मुझे बताइए इस ग्रिड में कौन सा लफ्ज है जिसको देख के आपको हैरान होना चाहिए? नहीं, परफॉर्मेंस वाला नहीं। फिर से बताइए कौन सा लफ्ज है इस ग्रिड में जो देख के आपको हैरान होना चाहिए? अकाउंटिंग। शाबाश, ये क्या है? इसको जरा हाईलाइट करें, अकाउंटिंग। ठीक है, ये क्यों उसने ऐड किया लफ्ज? प्रीवियस अटेम्प्ट में उसने अकाउंटिंग, यानी इस जब पेपर हुआ ना तो उससे पहले उसने सिलेबस में थोड़ा चेंज किया था। ठीक है, इंडिकेशन दे दी थी कि वो क्या करने जा, लेकिन इस हद तक जाएगा ये नहीं पता था हमें। ठीक है, लेकिन आई क्या गया उस लेवल तक। क्लियर? काउंटिंग। तो इसमें ग्रेड ए में क्या होगा? ग्रेड ए में वो क्वेश्चन पूछेगा, कम से कम 2 क्वेश्चन बड़े लाजमी पूछेगा, 15 से 20 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। ग्रेड ए में से 15 से 20 नंबर के 2 बड़े अलग क्वेश्चन, एक क्वेश्चन होगा रिस्क असेसमेंट का, 20 नंबर का होता है वो, जिसमें वो क्या करेगा, हमसे कहेगा रिस्क आइडेंटिफाई करो। क्या कहेगा? रिस्क आइडेंटिफाई करो। फिर रिस्क आइडेंटिफाई, पहले तो होता ना, कहता था रिस्क भी आइडेंटिफाई करो और उस रिस्क के प्रोसीजर भी बताओ। अब पता है क्या करता है लेटेस्ट? कहता है सिर्फ मेरे को रिस्क बता दो, प्रोसीजर वाला सवाल तो मैं अलग पूछूंगा। क्योंकि वो जो रिस्क होते हैं ना, उनकी प्रोसीजर बताना 2-2 3-3 आसान है। वो कहता है मैं अगर रिस्क वाले क्वेश्चन के साथ प्रोसीजर मिलाऊंगा ना, तो रिस्क वाले क्वेश्चन में 10 रिस्क है, हर रिस्क के 2-2 3-3 प्रोसीजर बच्चा लिखेगा, वो पार कर जाएगा क्वेश्चन को। लेकिन कहता है ऐसा नहीं करना मैंने। क्यों? मैं एक सिचुएशन दूंगा जिसमें 2-3 नहीं, स्टूडेंट्स ने 8-10 प्रोसीजर लिखने होंगे, स्टूडेंट फंस जाएगा। अब आप खुद सोचें, अगर एक सिचुएशन में आपको 2-3 प्रोसीजर लिखना पड़े ना, तो आप कहेंगे सर हमें 10 सिचुएशन भी दे दें, प्रोसीजर अगर सिर्फ 2-3 है हम कर लेंगे, ऐसे कंफर्टेबल फील करेंगे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं एक सिचुएशन है, इसमें 10 प्रोसीजर बताओ, आप कहेंगे सर 3-4 प्रोसीजर के बाद हमारी बस हो जाती है। ऐसे ही है। और आई कैप ने सिलेबस को अब इस तरीके से चेंज कर लिया है, डिटेल प्रोसीजर पूछ रहा है। हमारी तैयारी भी इसी लिहाज से होगी। एग्रीड? रिस्क वाला सवाल अलग हो गया 20 नंबर का, और प्रोसीजर वाला एक सवाल अलग हो गया। ये लगभग 35 से 40 नंबर हो गए। बाकी वो फिर किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ भी मिलाएगा, ठीक है, मार्क्स को। तो ये आपको समझ आ गई, ये ग्रिड ए कैफ लेवल में किससे रिलेट करता है। मैं ये नहीं कह रहा कि वही कंसेप्ट टेस्ट होंगे, नहीं, लेकिन मैपिंग करवा रहा हूं। मैपिंग ग्रिड ए कैफ के किस स्टेज से, जिसमें रिस्क असेसमेंट वाला सवाल होता था और सब्सटेंटिव प्रोसीजर वाला टॉपिक, ये उससे रिलेट करता है। डन? अकाउंटिंग को जहन में रखना है, बाद में मैं इसको रिलेट करवाऊंगा आगे चल के। दूसरा क्या है जरा पढ़िए, ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ऑडिट कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग। गेस करें ये कैफ लेवल पे आपके किस टॉपिक से मैप होता है, मैपिंग होती है इसकी वाला? हाँ, ऑडिट रिपोर्ट वाला टॉपिक होता था, जिसमें हम क्वालिफाइड ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन की बात करते थे। ये वही है। इसका मतलब इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट पूछेगा, ठीक है। रिक्वायरमेंट वैसी ही होगी क्या भैया, इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट बताओ, इश्यूज को डिस्कस करो और इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट बताओ। क्या सिचुएशन भी वही होंगी? हरगिज नहीं होंगी, होनी भी नहीं चाहिए, होंगी भी नहीं और होनी भी। सीफैप का पेपर है ना, कैफ का पेपर थोड़ा ही है, ठीक है। तो इसका मतलब है एक कंफर्म क्वेश्चन ऑडिट रिपोर्ट का आएगा। डन? लेकिन आपके सिलेबस में स्टैंडर्ड निस्बतन कम होते थे, सीफैप में स्टैंडर्ड ज्यादा है। यानी देखें, सीफैप का सिलेबस अगर आप मुझसे पूछे ना, तो मैं कहूंगा सिंपल इक्वेशन, सीफैप सिलेबस इज इक्वल टू कैफ सिलेबस का 50%, सॉरी, सीफैप सिलेबस इज इक्वल टू 50% सीफैप का सिलेबस है कैफ सिलेबस प्लस न्यू टॉपिक। सीफैप 100 मार्क्स इज इक्वल टू कैफ के टॉपिक्स 50 मार्क्स प्लस न्यू टॉपिक्स 100, यानी 50% आपका सिलेबस कैफ वाला ही है, 50% नया। लेकिन कैफ वाले जो टॉपिक्स सीफैप में है ना शामिल, वो उनकी डेप्थ डिफरेंट है। ये गलती ये हरगिज नहीं सोचना सर कंफर्मेशन का टॉपिक तो हमने कैफ लेवल में भी पढ़ा था, कंफर्मेशन सीफैप में भी है, बस ये क्या पढ़ना, ये तो आता है हमें, बड़े क्वेश्चन किया है भैया। वो और टेस्टिंग लेवल था, सीफैप का टेस्टिंग लेवल और है, ठीक है। तो सीफैप लेवल पे आपको बहुत से टॉपिक्स, लगभग आधे टॉपिक्स ऐसे मिलेंगे जो आपने कैफ लेवल पे पढ़े हुए हैं। लेकिन ये गलती नहीं करनी क्या
कि भैया पढ़ा हुआ है तो इसको मजीद पढ़ने की ज़रूरत नहीं। टेस्टिंग डिफरेंट है। वो कैसे डिफरेंट है ज़ाहिर है जब प्रैक्टिस की तरफ जाएंगे फिर डिस्कस करेंगे। 2 ग्रेड बता दिया आपको। पहले ग्रेड में से 2 क्वेश्चन आएंगे कम से कम लाजमी। कौन कौन सा? एक रिस्क असेसमेंट का, दूसरा प्रोसीजर्स का। फिर बी में से एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा लगभग 15 नंबर का। वो कौन सा? इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट का। ठीक है, 15-20 नंबर का वो पूछेगा और इसमें नए स्टैंडर्ड्स भी हैं कुछ। फिर इसके बाद सी इंटायरली आपके लिए न्यू है। ये है स्पेशलाइज्ड ऑडिट्स, इसको बोलते हैं स्पेशलाइज्ड एरिया, अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट एंड रिलेटेड सर्विसेज। ठीक है, जिसमें कुछ दूसरी जैसे ऑडिट सिर्फ ऐसा नहीं है कि हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का होता है, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का भी होता है। ठीक है, कुछ स्पेशल पर्पस ऑडिट भी होता है, 800 सीरीज है, दूसरे स्टैंडर्ड है, वो सारे हमने पढ़ने हैं यहाँ पे। ठीक है, रिव्यू एंगेजमेंट है, कंपाइलेशन है, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर है, इसमें से वो आपसे क्वेश्चन टेस्ट करेगा। डन। और फिर लास्ट है एथिक्स, क्वालिटी कंट्रोल एंड प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स। ये कौन सा क्वेश्चन है भला? कोड ऑफ एथिक्स वाला। तो कंफर्म क्वेश्चन कोड ऑफ एथिक्स में से भी 100% 95% कर लें, 95% कर लें, लेकिन लगभग 100% ही समझे, क्योंकि एक दफ़ा उसने थोड़ा कम टेस्टिंग कर ली थी, वो शायद नहीं होगा उसका मोड। अमूमी तौर पे वो बाज़ का तो ऐसा है 30 नंबर तक का पेपर कोड ऑफ एथिक्स में से टेस्ट किया हुआ है। तो ये कंफर्म क्वेश्चन आएगा कोड ऑफ एथिक्स में से। ठीक है, उस टाइम में उसने असल में टेस्टिंग कोड ऑफ एथिक्स में से क्वालिटी कंट्रोल में से कर ली थी, ISQM 1-2 में से। ठीक है, ये हमारे 2 स्टैंडर्ड्स हैं और ये कोड ऑफ एथिक्स है। तो ये कोड ऑफ एथिक्स का क्वेश्चन कंफर्म क्वेश्चन आएगा, 15-20 नंबर का क्वेश्चन। डन। तो 4 ग्रिड है। अब सुन लीजिए अमूमी तौर पे क्या होता है। 4 ग्रिड है, इसमें से ICAP 6 क्वेश्चन टेस्ट करता है अमूमी तौर पे। एक क्वेश्चन एथिक्स में से मिनिमम, एक क्वेश्चन कंफर्म, एक क्वेश्चन स्पेशलाइज्ड एरिया में से मिनिमम कंफर्म, एक क्वेश्चन बी में से रिपोर्टिंग में से मिनिमम कंफर्म, 2 क्वेश्चन पार्ट ए में से मिनिमम कंफर्म, एक होगा रिस्क वाला, एक होगा प्रोसीजर वाला जिसमें आपने वैल्यूएशन के प्रोसीजर बताने होंगे, और एक क्वेश्चन फिर वो कंबाइन करके इंटीग्रेटेड टाइप का पूछ लेगा। टोटल अमूमी तौर पे 6 क्वेश्चंस होते हैं। डन जी, क्लियर हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं। इसके बाद नीचे ICAP ने हर ग्रिड में से कुछ चीजें डिटेल में बताई हुई हैं। 2 चीजों के ऊपर मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं आपको। देखिए ICAP ने इस दफा, जब ऐसा है ना, हमारी अप्रोच ऐसा नहीं है कि रिएक्टिव होनी चाहिए, हमारी अप्रोच प्रोएक्टिव होनी। ICAP ने जब एक चीज की टेस्टिंग ज्यादा कर ली ना IFRS की, तो फौरन हमें सोचना चाहिए कि क्या ICAP किसी दूसरे टॉपिक में ऐसा हो सकता है कि उसकी टेस्टिंग भी एक्सटेंसिव कर दे। 2 टॉपिक्स और हैं जिनको ICAP इसी तरीके से, इस स्टैंड में ICAP ने IFRS को एक्सटेंसिव टेस्टिंग की है। एक और टॉपिक है जो अभी हिडन है, अभी हल्का है, उसको ICAP ने नहीं छेड़ा, लेकिन उसमें पोटेंशियल है, ICAP उसमें भी एक्सटेंसिव टेस्टिंग कर सकता है। वो क्या है? IT टूल्स इन ऑडिट। क्योंकि आपको पता है कि डाटा एनालिटिक्स जो है उनका भी सिग्निफिकेंट रोल है, वो हर प्रोफेशन में, हर बिजनेस सेक्टर में, तो हमारे ऑडिट प्रोफेशन में भी रोल है। तो ICAP ने सिलेबस में जहां पे IFRS अकाउंटिंग को ऐड किया था ना, वहां इसके साथ एक दूसरी चीज को भी इंक्रीज किया था। वो क्या था? वो था इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसको ICAP ने इस पेपर में हल्का सा सिर्फ टच किया है एक क्वेश्चन के अंदर, बस। एक्सटेंसिव टेस्टिंग नहीं की। इसमें पोटेंशियल है, एक्सटेंसिव टेस्टिंग कर सकता है। हम अपने इस कोर्स के अंदर IFRS के साथ साथ हमने 2 और टॉपिक्स के ऊपर फोकस करना है। एक है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी IT टूल्स की एप्लीकेशन, और दूसरा होगा लॉ, गवर्नेंस, लीगल रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, यहां पे भी देखें वो बता रहा है कि मैं साइबर रिस्क स्टूडेंट से एक्सपेक्ट करूंगा। क्या एक्सपेक्ट करूंगा? कि रिस्क असेसमेंट वाले क्वेश्चन में वो साइबर रिस्क को भी आइडेंटिफाई करें, सिग्निफिकेंट ऑडिटर्स। ठीक है, अभी तक उसने साइबर रिस्क आइडेंटिफाई नहीं करवाए, अब मेरा ख्याल है करवाएगा, मेरी गट फीलिंग है। फिर इसके बाद डेमोन्स्ट्रेट हाउ एन ऑडिटर कैन यूज information and communication technology including data analytics tools to identify audit risk and its mitigating controls, और फिर कंक्लूड हाउ स्पेसिफाइड इंटरनल कंट्रोल मिटिगेट रिस्क। अब देखिए उसने 3 अपने जो ग्रिड के अंदर 3 समझ लीजिए लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं या एरियाज हैं वो मेंशन कर दिए हैं तीनों में। ये तीनों साइबर रिस्क से रिलेट करते हैं। ठीक है, बल्कि इसके बाद आगे भी चल रहा है। आगे कहाँ पे चल रहा है? वो
7 में एनालाइज द एडिक्वेसी ऑफ आईसीटी प्रोसेस एंड कंट्रोल्स। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी भी हमारा एक अहम एरिया होने जा रहा है जिसकी हमने प्रैक्टिस करनी है। एग्रीड? ये ना हो इस दफा वो आईटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले और हम फिर परेशान हो रहे होंगे ये क्या हो गया। नहीं, अब हमने कोशिश करने आई था आपसे 2 हाथ आगे चलें, 2 कदम आगे चलें। ठीक है, मैं आपको बल्कि बता दूं 3 एरियाज ऐसे हैं जो कि ऑडिट नहीं है लेकिन वो ऑडिट के पेपर में टेस्ट हो सकते हैं। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं है, ऑडिट के पेपर में टेस्ट हो सकते हैं। 3 एरियाज, वो 3 एरियाज कौन कौन से हैं यहाँ पे हमने मेंशन किए हैं, आईएफआरएस, आईटी और लॉ। ये अब क्या बताने जा रहा हूं आपको, वो 3 सब्जेक्ट्स समझ लीजिए, सब्जेक्ट्स या वो 3 टॉपिक्स जिनका ऑडिट से डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है लेकिन इनडायरेक्ट है। यानी एक ऑडिटर में ये स्किल होना जरूरी समझी जाती है। कौन सी? ऑडिटर को आईएफआरएस का एक्सपर्ट होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। एग्री करते हैं कि नहीं करते? ऑडिटर को आईएफआरएस का नॉलेज होना चाहिए। वेरीफाई क्या करना होगा उसे पता ही नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के रूल्स के मुताबिक बनी है। आईएफआरएस का कंसेप्ट 3 तरह के क्वेश्चन में टेस्ट होता है। नंबर 1, रिस्क असेसमेंट के क्वेश्चन में वो आपसे कोई इंफॉर्मेशन दे देगा, कहेगा बताओ इसकी काउंटिंग किस तरीके से होनी चाहिए, क्या ठीक ही है, रिस्क असेसमेंट के क्वेश्चन में। फिर इसके बाद सब्सटेंटिव प्रोसीजर, एविडेंस ऑब्टेन करने वाले क्वेश्चन में, एविडेंस ऑब्टेन करने सब्सटेंटिव प्रोसीजर वाले क्वेश्चन में वो आपको कोई ऐसी सिचुएशन दे देगा जैसे रिसेंट अटेम्प्ट में उसने एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, कहा बोलो इसको वेरीफाई करो, चलो बताओ। कोई सिचुएशन दे दी, ट्रांजैक्शन दे दी, कोई इवेंट दे दिया और कहा इसको वेरीफाई करो, एविडेंस। और फिर इम्प्लीकेशन ऑन रिपोर्ट, रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन में आपको पता है मिस स्टेटमेंट को साबित करने के लिए आईएफआरएस के नॉलेज की जरूरत पड़ती है। रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन में आपको पता है 2 ही चीजें बड़ी होती हैं, मिस स्टेटमेंट और स्कोप लिमिटेशन। स्कोप लिमिटेशन में काउंटिंग का नॉलेज नहीं चलता, उसमें ऑडिट का नॉलेज चलता है कि क्या एविडेंस लेना था जो नहीं ले सके, लेकिन मिस स्टेटमेंट को साबित करने के लिए काउंटिंग का नॉलेज चलता है। तो ये आईएफआरएस का नॉलेज क्या हमारे ऑडिट के पेपर, और ये अभी नया नहीं है, ये टेस्टिंग पहले भी होती थी। आप विंटर 25 का पेपर उठा के देख लें, आप समर 25 का पेपर उठा के देख लें, कोई पेपर उठा, पिछले 10 अटेम्प्ट्स के पेपर उठा के देख लें, आपको ये आईएफआरएस की टेस्टिंग मिलेगी। तो इस बात इशू है, लेकिन इशू की नेचर को समझे। जब तक इशू की नेचर को सही नहीं समझेंगे आपको पता नहीं चलेगा इसको टैकल कैसे करना है। इशू ये नहीं है कि कोई चीज उसने ऐसी टेस्ट कर ली जो आज से पहले कभी टेस्ट ही नहीं की थी। इशू ये है कि पहले टेस्टिंग का लेवल उसका इतना सिग्निफिकेंट नहीं था। पहले जैसे आईएफआरएस टेस्ट कर लिया उसने 10, 12, 15 नंबर के साथ, इस रेंज में 12, 15 नंबर के साथ, अब क्या, अब 30, 35 नंबर पे पहुंच गया। मसला ये है कि उसने 10, 12, 15 को उठा के 30, 35 पे ले गया। मसला ये नहीं है कि कोई चीज पहले कभी टेस्ट नहीं हुई, पता ही नहीं था हमें क्या है, और वो चूंकि उस वक्त फौरी तौर पे हम तैयार नहीं होते तो एक झटका लगता है कि भाई ये क्या हो गया, ये तो उसने बिल्कुल टेस्टिंग को बिल्कुल बढ़ा दिया, लेकिन हम अब वेल प्रिपेयर्ड हैं। ठीक है जी। तो आईएफआरएस का नॉलेज किन किन क्वेश्चन में यूज होगा? रिस्क असेसमेंट के क्वेश्चन में, एविडेंस यानी जिसमें प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं उस क्वेश्चन में, रिपोर्टिंग के क्वेश्चन में। डन जी। क्या इसके अलावा कोई और भी है स्किल जो हमें टेस्ट करेगा? बिल्कुल। और कौन सी स्किल है? आईटी रिलेटेड स्किल्स। ठीक है। और अब खास तौर पे आपको पता है जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से, डाटा एनालिटिक्स टूल्स हैं, क्योंकि पहले वो जो हम बहुत सा काम अपनी जजमेंट की बेस पे करते थे जैसे रिस्क असेसमेंट, अब हम बिग डाटा एनालिसिस के जरिए से वो रिस्क आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, हिडन पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते हैं, रिलेशनशिप देखते हैं क्या है, ट्रांजैक्शन सस्पिशियस कौन सी है। ठीक है। तो आईटी, अब जो आईटी से रिलेटेड टॉपिक्स हैं अब ये 2 तरह के हो सकते हैं। नंबर 1, किसी क्वेश्चन में वो कहेगा आपका क्लाइंट आईटी सिस्टम यूज कर रहा है, जैसे रिसेंट अटेम्प्ट वाले क्वेश्चन में उसने कहा कि आपका क्लाइंट आईटी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन उसने हमें क्लाइंट के सिस्टम को एनालाइज करके रिस्क आइडेंटिफाई करने को नहीं बोला था। उसने बोला था उस क्लाइंट ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है अपने कस्टमर के साथ, उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बताओ कैसे वेरिफिकेशन सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करोगे। ठीक है। लेकिन एक टिपिकल जो आईटी वाला क्वेश्चन है उसमें क्या करेगा, या तो वो कहेगा कि भैया आपका क्लाइंट आईटी सिस्टम इज यूज्ड बाय ऑडिट क्लाइंट,
तो बताओ भैया इसका एक तरह से सिक्योरिटी ऑडिट करो, क्या करो से इसमें बताओ क्या लो क्या आईटी सिस्टम अगर क्लाइंट यूज कर रहा है फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन में, क्या उससे रिलेटेड कंट्रोल्स हमारे लिए रेलिवेंट है? बिल्कुल रेलिवेंट है, बिल्कुल रेलिवेंट है। और ये ISA 315 कहता है, और ये 315 10 साल पहले रिवाइज हो गया था, उसने बता दिया था कि आईटी से रिलेटेड भी रिस्क अगर क्लाइंट आईटी सिस्टम यूज कर रहा है उससे रिलेटेड रिस्क भी ऑडिटर को आइडेंटिफाई करने चाहिए। अब चूंकि सिलेबस में उसने 4-5 जगह पे मेंशन कर दिया आईटी रिस्क, तो हमें अलर्ट हो जाना चाहिए कि पहले अगर नहीं भी टेस्टिंग कर रहा था ना, अब कर सकता है। एक आईटी की टेस्टिंग है, दूसरी टेस्टिंग क्या है गैस करें, दूसरी टेस्टिंग क्या होगी? ऑडिट फर्म ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करते हुए आईटी टूल को यूज करती है। आईटी टूल्स यूज्ड बाय ऑडिट फर्म, ऑडिट फर्म। ये क्वेश्चन बनता है हमारा रिस्क असेसमेंट का, जिसमें हमने क्लाइंट के आईटी सिस्टम को स्कैन करके एक तरह से सिक्योरिटी ऑडिट करके उसमें से वीकनेसेस आइडेंटिफाई करनी होती हैं। ये क्वेश्चन को जब हम क्वेश्चन में वो कहे आपका क्लाइंट आईटी सिस्टम यूज कर रहा है, तो अमूमी तौर पे की रिक्वायरमेंट क्या होगी? उस क्लाइंट के आईटी सिस्टम में वीकनेसेस आइडेंटिफाई करो क्या हो सकती हैं। ठीक है, ये हमारा रिस्क असेसमेंट का। और बाज़ औक़ात कहेगा भाई ये सिचुएशन है, बताओ इस सिचुएशन में ऑडिटर कौन सी आईटी टूल यूज करे। ये हमारा कौन से वाला क्वेश्चन होगा, कौन से टॉपिक का? गैस करें। प्रोसीजर्स वाला, ये चीज प्रोसीजर्स वाला होगा। भाई बात समझ आ रही है आपको? ठीक है, सब्सटेंटिव प्रोसीजर। तो क्या वो सिर्फ क्या हमारे ऑडिट के पेपर में ऑडिट के अलावा कुछ और नॉलेज टेस्ट कर सकता है? यस, कौन कौन सा? IFRS का किस किस क्वेश्चन में? ये क्वेश्चन बताए। और कौन सा नॉलेज टेस्ट कर सकता है आईटी रिलेटेड? किस किस टॉपिक में? ये टॉपिक है। और कौन सा? लॉ। लॉ क्या है कि लीगल रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, क्या एज ऑडिटर हमने लीगल रिक्वायरमेंट्स की कंप्लायंस भी इंश्योर करनी है? यस, खासतौर पे वो लीगल रिक्वायरमेंट्स जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, ये लीगल रिक्वायरमेंट्स बहुत सी हो सकती हैं। ये कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रिक्वायरमेंट्स भी हो सकती हैं। हमारे सिलेबस में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑर्डिनेंस है, वो भी एक तरह से लॉ है। ठीक है, कुछ अदर लॉज भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे एनवायरमेंटल लॉ की वायलेशन की हमारे क्लाइंट ने, तो क्या हमें उसको फोकस करना है, कंसीडर करना है कि हम कहें नहीं भैया ये तो वकीलों का काम होता है? ना ना ना, ना हम नहीं करते। उसका इंपैक्ट क्या होगा फाइनेंशियल से? तो जो लीगल रिक्वायरमेंट्स का क्वेश्चन है, इसमें अमूमी तौर पे क्या करेगा, वो किसी लॉ की वायलेशन को डिस्कस करेगा, हमसे पूछेगा बताओ इसका इंपैक्ट क्या है। ये दो टॉपिक्स में टेस्ट कर सकता है। एक रिस्क असेसमेंट के क्वेश्चन में कोई वायलेशन होगी लॉ की, और हमने बताना होगा इसका इंपैक्ट क्या है फाइनेंशियल की, इसकी वजह से क्या रिस्क अराइज होता है। और दूसरा कोड ऑफ एथिक्स। कोड ऑफ एथिक्स में एक पूरा सेक्शन है जो कि कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन से डील करता है। तो ये कुछ बड़े एरियाज हैं 3, जिनका डायरेक्ट ऑडिट से ताल्लुक नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली हमारे टेस्टिंग हो सकती है, क्योंकि ऑडिटर के पास तीनों स्किल्स होनी चाहिए। अभी एग्री करते हैं कि ऑडिटर के पास ये तीनों स्किल्स होनी चाहिए? IFRS का नॉलेज, आईटी का नॉलेज, लॉ का नॉलेज होना चाहिए। एग्रीड? ये आपसे एक्सपेक्ट करता है वो होगा। ठीक है, सबसे ज्यादा फोकस उसका इसके ऊपर है करंटली, मेरी जजमेंट के मुताबिक। नेक्स्ट फोकस जो होगा उसका आईटी के ऊपर, और किसी हद तक फोकस लॉ में। इसमें कोई पहले चंद साल पहले तक इसका फोकस हुआ करता था, अब इसका लॉ के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं है। लेकिन कोड ऑफ एथिक्स में रिसेंट जो रिवीजन्स हुई हैं उनमें खास तौर पे इस सेक्शन में रिवीजन हुई है, इसलिए हमारे लिए ये भी अहम है। इन तीनों, हालांकि उसने छेड़ा एक टॉपिक को है ज्यादा, लेकिन एहतियातन हम क्या करेंगे, दूसरे भी जो ऐसे टॉपिक्स जिनमें पोटेंशियल है हाई लेवल टेस्टिंग का, उनको भी हमने फोकस बढ़ा देना है। एग्रीड? और ये मैंने इसकी रीजन आपको बता दी, क्या कि उसने ग्रेड के अंदर मेंशन किया हुआ है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज, हाँ जी, ये जो उसने प्रीवियस सेशन में ऐड किया। अब जरा देखिए, अगर प्रीवियस सेशन में उसने ये लाइन ऐड की थी, तो क्या इससे हमें कोई इंडिकेशन मिल रही है कि टेस्टिंग कैसी हो सकती है? ये जरा 16 पढ़े, क्या कह रहा है? अप्लाई द रिक्वायरमेंट्स ऑफ IFRS relating to various accounting and reporting matters in
इंटीग्रेटेड इन्वायरमेंट। इंटीग्रेटेड इन्वायरमेंट का मतलब क्या कह रहा है, मैं ऑडिट के साथ अकाउंटिंग के इश्यूज को भी मिक्स करके फिर पूछूंगा सवाल। स्टूडेंट्स को अपना आईएफआरएस का नॉलेज भी अप्लाई करना होगा। इससे पता है क्या हमें सबक मिलता है? इससे सबक ये मिलता है कि कैफ करने के फौरन बाद आपने जो पहला पेपर ऑप्ट करना है सीफैप की तैयारी के लिए, वो ऑडिट का हरगिज नहीं अटेम्प्ट करना। ऑडिट का हरगिज नहीं ऑप्ट करना। कौन सा पेपर ऑप्ट करना है? सीफैप 1 का। हालांकि मेरा पेपर है, मैं पढ़ा रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं या तो पहले सीफैप 1 पढ़ें फिर सीफैप 6 की तरफ आए, या सीफैप 1 और सीफैप 6 दोनों साथ लेके चलें, वो भी चल जाएगा, वो भी चल जाएगा। लेकिन सीफैप 6 पहले और सीफैप 1 बाद में हरगिज नहीं चलेगा। खासतौर पे लेटेस्ट पेपर को सामने रखते हुए नहीं चलेगा। भाई बात समझ रहे हैं? तो लेटेस्ट पेपर से एक मशवरा तो हमारा बदल गया। क्या बच्चा कहता है सर पहली अटेम्प्ट है, कौन सा पेपर, क्या सीफैप 6 ले लूं? हम कहेंगे सीफैप 6 अकेला के 1 के साथ, सीफैप 1 के साथ लेना है तो चलेगा, अकेला सीफैप 6 लेना है नहीं। पहले सीफैप 1 काउंटिंग, फिर काउंटिंग के साथ या काउंटिंग के बाद ऑडिट। डन जी? क्यों? क्योंकि उसने बोला कि भैया मैं ऑडिट के पेपर में आईएफआरएस का नॉलेज जो आपने सीफैप 1 का सीखा है वो अप्लाई करवाऊंगा। ये समझ रहे हैं? बाकी छोटी मोटी चीजें वो मैं आपको बताता रहूंगा बाद में, ये अहम चीज है। क्लियर? ताकि आपको पता चले कि जो आईकैप ने चेंज किया है ना, वो क्यों चेंज किया है और क्या एकदम से चेंज कर दिया है? नहीं, हाँ अनएक्सपेक्टेड जरूर था आईकैप ने, क्योंकि पहले इंफॉर्मेशन शेयर की हुई थी इंफॉर्मेशन, ठीक है, लेकिन बहरहाल इंफॉर्मेशन और एक शेयर कर देता। ये ऐसा ही है जैसे खुदा ना खास्ता किसी जगह पे बम धमाका की खबर आ जाए और वो कहने लगे भैया आपको बताया तो था इस जगह पे बम धमाके का चांस है। भाई तुमने तो 50 जगह पे बताया था। ऐसा ही है, थ्रेट आते रहते हैं ना, 50 जगह पे थ्रेट आते हैं, उसमें अगर खुदा ना किसी एक जगह पे धमाका हो जाए तो भैया क्या ये कहना चाहिए आपको पहले बता तो दिया था? भैया बता दिया था उसमें, भाई 49 दूसरी जगह पे भी तो बताया था। 49 जगहों पे टेस्टिंग नहीं की तो हमने कहा 50वीं में भी टेस्टिंग नहीं, 50वीं में उसने रगड़ दिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, हमें भी अंदाजा हो गया, अब हम भी अलर्ट हो गए हैं। ऐसा ही है। चलिए 16 समझ आ गया। एक और चीज आपके साथ और शेयर करना चाह रहा हूं इसी के हवाले से। वो क्या है जी? किधर गए किधर गए किधर गए? ये स्टैंडर्ड हैं जो हमने स्टडी करने हैं। कहाँ गया? छुप गया, छुप गया। ये 28, जरा इसको पढ़े, ये क्या कह रहा है? ये असल में है क्या चीज? ये है आईकैप ये कह रहा है कि ऊपर जो आपका सिलेबस है ना, सिलेबस मैंने बताया है वो कौन कौन से स्टैंडर्ड्स पे बेस कर रहा है, कौन कौन से टॉपिक पे बेस कर रहा है। यानी कह रहा है जैसे ऊपर मैंने आपको ये चीजें बताई ना, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स, ये आपको कहाँ मिलेगा? ये आपको नीचे कोड ऑफ एथिक्स में मिलेगा, ये बता रहा है। तो यहां पे उसने दो चीजें मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं। एक ये क्या पढ़े, ये क्या है? नॉलेज एंड एप्लीकेशन ऑफ डाटा एनालिटिक्स टूल्स। तो मुझे बताइए क्या इसमें से भी टेस्टिंग कर सकता है कि नहीं कर सकता? अगली दफा इसमें से टेस्टिंग कर ली परेशान तो नहीं हो जाएंगे? भैया आईकैप ने आज तक नहीं किया था, अभी इस दफा क्यों कर लिया? भाई उसने बता दिया मैं करने जा रहा हूं, ठीक है। और फिर दूसरा क्या है? IFRS इंक्लूडेड इन द सिलेबस ऑफ सीफैप 1 एडवांस काउंटिंग। इसका क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब क्या है कि आपने सीफैप 1 में जो भी IFRS पढ़े हैं वो सीफैप 6 के सिलेबस में टेस्ट होंगे। अच्छा लेकिन टेस्ट कैसे होंगे? ये क्लैरिटी रखिए, टेस्ट होंगे, ये बात समझ आ गई है। अब टेस्ट कैसे होंगे ये सुन लें। उस तरीके से टेस्ट नहीं होंगे जिस तरीके से काउंटिंग में होते हैं। वो हमसे कैलकुलेशन नहीं करवाएगा, वो हमसे सिर्फ कंसेप्ट डिस्कस करवाएगा, कैलकुलेशन नहीं कर, कमेंट्री करवाएगा, कमेंट्री कि क्या ये काउंटिंग ट्रीटमेंट ठीक है या गलत है। क्योंकि कैलकुलेशन
C5 के स्कोप से बाहर है। वो किस स्कोप में? C5 में। कैलकुलेशन भी इधर करवानी है तो C5 का पेपर भी भाई इधर ही डाल दो फिर, या इसको उधर डाल दो। पॉइंट समझ रहे हैं? आपका C5 का नॉलेज जरूर यूज होगा, लेकिन क्वेश्चंस में वो हमसे कैलकुलेशंस जैसे काउंटिंग में करवाता है वैसे कैलकुलेशन नहीं करवाएगा, कंसेप्ट डिस्कस करवाएगा, कंसेप्ट्स के ऊपर कमेंट्री करवाएगा। लेकिन इसके लिए हमें फिर कंसेप्ट्स तो पता होना जरूरी है। तो क्या C5 का पेपर अटेम्प्ट करने के लिए जाएंगे, उससे 2-3 दिन पहले अकाउंटिंग के कंसेप्ट्स को भी एक नज़र मारनी है 3-4 घंटे में सारे C5 के, ऐसे ही है, ताकि रिवाइज हो जाए। ठीक है, लेकिन वो आपने परेशान नहीं होना, उसमें जाहिर है मैं भी आपको जो है इसकी तैयारी करवानी है। कैसे तैयारी करवानी है यह मैं भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो मुझे बताइए, ये सिलेबस आपको समझ आ गया? सिलेबस में कितने ग्रेड है, क्लियर हो गए? किस ग्रेड में से कितने क्वेश्चन पूछता है? पहले ग्रेड में से 2 क्वेश्चन मस्ट हैं, फिर उसके बाद बी ग्रेड में से 1, सी में 1, डी में 1 और एक इंटीग्रेटेड क्वेश्चन होगा। टोटल 6 क्वेश्चन, लगभग हर क्वेश्चन 15 से 20 नंबर के दरमियान में होगा। ऐसा ही है। और अहम चीज हमें क्या पता चली कि हमारे ऑडिट के सिलेबस में 3 और स्किल्स ऐसी हैं जो वो टेस्ट कर सकता है। वो 3 स्किल्स कौन कौन, जो जिनका डायरेक्ट ऑडिट से ताल्लुक नहीं है, वो कौन कौन सी है? IFRS का नॉलेज है, और क्या है? IT स्किल्स, और क्या है? लॉ, लीगल। लॉ से मुराद ये नहीं है कि वो आपका वो जो कॉर्पोरेट लॉ का C5 का टॉपिक है वो सारा, नहीं, वो नहीं, इसमें वो साइंस नहीं है। ठीक है, क्योंकि हर लॉ हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इफेक्ट नहीं करता। वो वाले लॉस पूछेगा जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, हमारी ऑडिट को इफेक्ट करते हैं। जो हमारे ऑडिट को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इफेक्ट नहीं करते, वो नहीं पूछेगा। तो परेशान ना होइए कि सर क्या C5 की तरह हमें, वो C5 2 है कॉर्पोरेट लॉस का, क्या C5 2 भी सारा पढ़ना पड़े? नहीं। ठीक है, वो सिर्फ वो चंद एक चीजें हैं, जो वो चीजें कौन सी हैं वो जाहिर है डेफिनेटली आपका काम नहीं है, वो आपके टीचर का काम है आपको बताना सिखाना। डन जी, सिलेबस समझ आ गया? क्या है, ग्रेड समझ आ गए? ओके, चलिए आइए अब जरा हल्का, एग्जामिनेबल गाइडेंस के ये सारा कुछ हमने तैयार करना है, तो कहां से करना है? ICAP क्या कहता है, कहां से तैयारी करो? ICAP की सुन ले, माननी नहीं है। सुन ले, माननी नहीं है। क्यों माननी नहीं है, ये अभी आपके साथ शेयर करता हूं। C5 एग्जामिनेबल, ये तो सिलेबस हो गया ना, सिलेबस जो भी मैंने आपके साथ शेयर किया है, ये ICAP की वेबसाइट पे ये क्या है? C5 एग्जामिनेशन स्पेसिफिक गाइडेंस। भाई ये क्या कहता है? ये गाइडेंस तकरीबन लेटेस्ट ही समझिए इसको, लेटेस्ट ही समझिए इसको। ये क्या कहता है कि आपके सिलेबस में ISAs शामिल हैं, बिल्कुल शामिल है। कौन से वाले ISAs पढ़ने हैं और कौन से वाला कोड ऑफ एथिक्स? कोड ऑफ एथिक्स पहले होता था 2019 वाला। ठीक है, कोड ऑफ एथिक्स आपको पता है? एक चीज आपको कोड ऑफ एथिक्स के बारे में बताऊं, एथिक्स के बारे में आपने सुना होगा, एथिक्स जो है वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। ऐसा ही है, लॉ भी टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, एथिक्स भी टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। तो ये रिवाइज 24 वाले, इससे पहले 2019 वाले होते थे। आपने जो कैफ लेवल पे पढ़े हैं ना कोड ऑफ एथिक्स, अभी तक जितने भी स्टूडेंट्स आ रहे होंगे प्रोबेबली उन सब ने जो कैफ लेवल पढ़ा है कोड ऑफ एथिक्स, वो 2019 वाला पढ़ा है। अब आपने कौन सा वाला पढ़ना है? 2024 वाला। लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है, चीजें चेंज नहीं, कुछ ऐड हुई हैं, जो चीजें पढ़ी हैं वो इंटैक्ट है, कुछ मजीद चीजें ऐड हुई हैं, कुछ चीजों के ऊपर फोकस उसने ज्यादा कर दिया। तो इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं कि बिल्कुल ही नई कोई चीज आ जाएगी, नहीं। लेकिन कोड ऑफ एथिक्स 24 वाला। और दूसरा कौन? ISAs का एडिशन कौन सा है? ये समझ लीजिए कि लगभग हर साल 2 साल के बाद चेंज होता रहता है। तो इस अटेम्प्ट में, अब ये बेसिकली वैसे है किस अटेम्प्ट के लिए? समर 26 अटेम्प्ट के लिए। लेकिन ये यही अटेम्प्ट मैं वर्चुअली सर्टन हूं कि यही आपका सितंबर और दिसंबर अटेम्प्ट के लिए भी यही एडिशन होंगे। कोड ऑफ एथिक्स तो कंफर्म है, कोड ऑफ एथिक्स 2029 में जाके चेंज होगा। ठीक है, 2829 में जाके, तो एक्सपेक्टेड है। तो आपने कोड ऑफ एथिक्स कौन सा पढ़ना है? 2024 वाला। ISAs कौन सा पढ़ना है? 2023-24 वाले। और एक चीज अभी मैं आपको बता रहा हूं, ISAs हरगिज आपने बाय नहीं करने। ओपन बुक एग्जामिनेशन आप चाहें तो लेके जा सकते हैं, आपको कॉन्फिडेंस भी फील होता है कि भैया ये मेरे साथ ये ISA जा रहे हैं, ये पूरे पेपर का सोल्यूशन मेरे साथ जा रहा है। अगर ये ISAs मेरे साथ जा रहे हैं तो आपको पेपर में क्या, और अगर ISAs घर रख के चले जाए, क्या लगता है भाई पेपर मेरे से नहीं होना, फॉल्स फीलिंग है, फॉल्स फीलिंग है। ठीक है,
ISAs नहीं बाय करने आपने। अगर आपके पास टाइम है 1.5 साल का, 2 साल का, आप इसके प्रैक्टिकली एक्सपर्ट होना चाहते हैं, फिर बाय कर लें, इसको रीड भी करें। आपका बहुत ज़्यादा टाइम खाएगा। मुझे बताइए, अकाउंटिंग के क्वेश्चन आप करते हैं? अकाउंटिंग भी ओपन बुक है ना। कैफ लेवल के नॉलेज की बेस पे मुझे बताइए, क्या अकाउंटिंग का क्वेश्चन ऐसा होता है जो IFRS खोल के हो जाए? कंसोलिडेशन का क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड खोला तो हो गया। मैं उस अकाउंटिंग का एक्सपर्ट नहीं हूं इतना, लेकिन फिर भी मुझे बताइए, ऐसा होता है क्या? क्या रीवैल्यूएशन का क्वेश्चन हो जाता है? बोरिंग कॉस्ट का हो जाता है? IFRS 15 का हो जाता है? रूल्स लिखे होते हैं, लेकिन वो जनरल रूल बताता है, एप्लीकेशन नहीं बताता। एप्लीकेशन नहीं बताता। एग्जांपल देता हूं आपको, हमारा एक कंफर्म क्वेश्चन आता है रिस्क असेसमेंट का। कंफर्म क्वेश्चन हर अटेम्प्ट में आता है। कौन सा? रिस्क असेसमेंट का। रिस्क असेसमेंट हमारे किस स्टैंडर्ड में डिस्कस हुआ? ISA 315 में। ले, आपको अभी बता रहा हूं, मैं चैलेंज नहीं कर रहा, दावा नहीं कर रहा, ठीक है? अच्छी बात नहीं है दावा करना, लेकिन मैं आपको टास्क दे रहा हूं। ले लें पास्ट पेपर का कोई भी पिछले 4-5 सालों के 10 पेपर उठा के देख ले, कोई भी क्वेश्चन उठा के देखे, ISA 315 खोल के देखे, मुझे बता दे सर ये क्वेश्चन ये 315 से सॉल्व होता है, मान जाऊंगा आपको। अगली बात सुने, एक और स्टैंडर्ड है सब्सटेंटिव प्रोसीजर वाला, ISA 330 रिस्पॉन्स टू रिस्क वाला, ठीक है? सब्सटेंटिव प्रोसीजर का क्वेश्चन भी आता है, हर दफा आता है, लेकिन पिछले 15 सालों में से सब्सटेंटिव प्रोसीजर का कोई क्वेश्चन पास्ट पेपर से उठा ले, स्टैंडर्ड खोल के मुझे बता दे सर ये करना था। नहीं, ये गलतफहमी पता है कब डेवलप हुई थी? जब ICAP ने ओपन बुक एग्जामिनेशन स्टार्ट किया था, लगभग 2000 समझिए के 11 के करीब, 2011 में। उस वक्त ICAP ने पहली जो 1, 2, 3 अटेम्प्ट्स थी, उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे दे दिए थे। ओपन बुक था ना, जो कि स्टैंडर्ड को खोल के हो सकते थे। वो शायद इस वजह से कि एक नई चीज थी ना, तो बच्चों को ज़रा उस पर लाने के लिए वो दिन। और लेकिन उन 2-3 अटेम्प्ट्स की वजह से एक परसेप्शन ऐसी डेवलप हुई है, आज तक नहीं टूट पा रही। क्या परसेप्शन? सर ओपन बुक एग्जामिनेशन है, स्टैंडर्ड खोल लेंगे तो उसमें से आप खुद बताएं, आप ICAP के पेपर सेटर हो, ऐसा क्वेश्चन बनाएंगे जो किताब खोल के सॉल्व हो जाए? नहीं बनाएंगे आप। तो वो क्यों बनाएगा? नहीं बनाता। तो ये चीज खुद से पढ़ना चाहते हैं, अपने नॉलेज को इंप्रूव करने के लिए पढ़े, मना नहीं कर रहा, लेकिन जरूरी नहीं है। मना नहीं कर रहा, लेकिन जरूरी नहीं है। और मेरा मशवरा भी क्या है, ISA नहीं, हाँ ISA हैं जरूर सिलेबस में, इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट बनाई है, लेकिन मेरा काम क्या है? मेरा काम ये है, उस्ताद का काम होता है शागिर्द की जिंदगी को आसान करने की कोशिश करना, प्रोफेशनल ये एजुकेशनल लाइफ को। तो वो सारे स्टैंडर्ड पढ़ने मैंने हैं, उनकी समरी मैंने बनानी है, पास्ट पेपर के साथ एग्जाम्पल्स को मैंने इंक्लूड करना है, उनकी एप्लीकेशन मैंने सिखानी है, वो मैं आपको समरी इसकी दूंगा। हर स्टैंडर्ड की समरी आपको प्रोवाइड करना वो मेरी जिम्मेदारी है। उसको लाजमी करें। उसको करने के बाद फिर आपकी मर्जी है, चाहे स्टैंडर्ड को पढ़ना चाहे पढ़ें, वरना जरूरत नहीं है। देखिए बड़ी जिम्मेदारी वाली बात कर रहा हूं, छोटी बात नहीं है। क्या आपको कह रहा हूं, ISAs पढ़ने की जरूरत नहीं है। ISA में जो कुछ लिखा है उसकी समरी मैं आपको बना के इंशाल्लाह दूंगा। डन जी, आगे आपकी मर्जी है। हाँ, कोड ऑफ एथिक्स बाय कर लीजिए, कोड ऑफ एथिक्स को लेके जाना, ठीक है? इसमें से किसी हद तक चांस है कि वो आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछे। छोटी, एक तो बुक छोटी है, बिल्कुल छोटी सी है, और दूसरा ये कि इसमें से चांस है कि कुछ डायरेक्ट एप्लीकेशन पूछ सकता है कुछ केसेस में, ठीक है? तो आपने क्या करना है, ICAP से आज ही ऑर्डर करवा लें या इन नियर फ्यूचर कोड ऑफ एथिक्स 24 ऑर्डर करवा के रख ले अपने पास, ठीक है? लेकिन जब आपने इसको रखना है ना अपने पास, तो इसके ऊपर कोशिश करें नोटिंग से परहेज करें, अंडरलाइन करें, हाईलाइटिंग करें, क्योंकि रिसेंट अटेम्प्ट में भी ICAP ने डिजिटल कॉपीज प्रोवाइड नहीं की थी ऐसे। तो अब पता नहीं आगे क्या करेगा, वे भी प्रोवाइड करते, ठीक है? जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है तो उसने डिजिटल कॉपीज प्रोवाइड, तो आपको ये कंसल्ट करना पड़ सकती है। हो सकता है आपको ये कॉपीज फिर इस अटेम्प्ट के लिए भी सितंबर या दिसंबर अटेम्प्ट के लिए भी अपने साथ लेके जानी पड़े। तो आपने क्या करना है, इसको हाँ इसके ऊपर नोट्स नहीं मारने, गन नहीं मारना, मतलब लिखना नहीं है, नोटिंग नहीं करनी, सिर्फ अंडरलाइनिंग करें, हाईलाइटिंग करें। डन। तो ये बाय कर लें, ये बाय नहीं करना, इसके अलग से नोट्स मिल जाएंगे। एग्जाम में आपके साथ आपका नॉलेज जाएगा, किताब नहीं जाएगी, है? वो मुहावरा होता था ना, गधे पे किताबें लादना, तो वो आपने स्टैंडर्ड लाद के नहीं लेके जाने। क्या करना है, स्टैंडर्ड में जो कुछ लिखा हुआ है वो नॉलेज आपका इधर होना चाहिए, हाथ में नहीं, किधर होना चाहिए, नॉलेज इधर होना चाहिए, फिर अप्लाई होगा। उधर देख के एप्लीकेशन नहीं होती।
एक फील जरूर आती है, एक सेफ्टी है, सेफ्टी की अच्छी चीज है, अच्छी चीज है, मुश्किल वक्त में काम आएगी, नहीं आती काम, बल्कि उल्टा टाइम जाया करते हैं। हाँ जी, चलिए आगे चलते हैं। तो एग्जामिनेशन गाइडेंस हो गई। इसके बाद क्या रह गया जी, लेटेस्ट पेपर। आइए जरा लेटेस्ट पेपर को देख लेते हैं कि लेटेस्ट पेपर क्या था, इसमें क्या खास अंदाजा तो आपको हो ही गया होगा। लेटेस्ट पेपर में क्या था, अनयूजुअल चीज क्या थी, हाँ रिपोर्टिंग का टेस्टिंग उसने लेवल ज्यादा कर दिया था। पहले 10-15 नंबर का अगर पास पेपर में टेस्ट करता था, तब क्या किया 30-35 नंबर का। ये मेजर इशू था इसमें, और इशू नहीं था इसमें। छोटा मोटा प्रेजेंटेशन के वाले से भी इशू था, तो आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ना आपके लिए जरूरी है, ताकि आपको पता हो कि आपने किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना है। सबसे बड़ी रीजन सुन लीजिए, आपका पेपर जो है वो मैनुअल नहीं होगा, हैंड रिटन नहीं होगा। ठीक है जी, जल्दी से इंस्ट्रक्शंस को पढ़ते हैं, लेकिन ब्रेक कर लेते हैं, मगरिब की नमाज का टाइम होने वाला है। ठीक है, नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद फिर इंशाल्लाह यहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लगभग हमारी डेली 20 मिनट की ब्रेक हुआ करेगी। 6 से 8:30 बजे क्लास का टाइम है, दरमियान में मगरिब के लिए 20 मिनट ब्रेक है, नमाज और चाय के लिए भी। ठीक है, बाद में चाय का अरेंजमेंट कर लीजिएगा। और हफ्ते में हमारी 3 दिन क्लासेस होंगी, पीर, मंगल और बुध। आज हमारी ओरिएंटेशन क्लास है। ऑफिशियली क्लास का स्टार्ट टाइम आपने मैनेजमेंट ने आपके साथ शेयर किया होगा 1 जुलाई, ऐसा ही है। हाँ, 1 जुलाई से ही होगी पहली क्लास, समझिए। ये ओरिएंटेशन, कल क्लास नहीं है, कल कोई क्लास नहीं है, कल नहीं आना भाई, कल नहीं आना। आज ओरिएंटेशन क्लास है। जो पहली हमारी ऑफिशियल स्टार्ट ऑफ द सब्जेक्ट क्लास होगी वो कब होगी, बुध को। और फिर उसके बाद हर हफ्ते शुरू के 3 दिन क्लास हुआ करेगी। डन जी। चलिए यहाँ पे इस लेक्चर को पॉज करते हैं, नमाज के बाद इंशाल्लाह यहीं से रिज्यूम करेंगे जी। चलिए, तो थे हम पेपर डिस्कशन के ऊपर। डिस्कशन तो नहीं करना चाहिए इसको, सिर्फ मैं ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ इसका। इंस्ट्रक्शन को समझिए। सबसे पहले क्या कह रहा है, कह रहा है रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस। You are required to access your answer working area by using your student ID and password as mentioned on your admit card. आपके एडमिट कार्ड पे स्टूडेंट आईडी पासवर्ड होगा, उसको एक्सेस करना है आपने, क्योंकि आपका जो पेपर होगा वो मैनुअल नहीं होगा, हैंड रिटन नहीं होगा। वो क्या होगा, वो प्रैक्टिस सॉफ्टवेयर के ऊपर होगा, टेस्ट सॉफ्टवेयर के ऊपर होगा। क्योंकि सॉफ्टवेयर पे होना है आपका पेपर, उसका मतलब आपको उसको लॉगिन करना है, एक्सेस करना है। तो कहता है भाई आपके जो एडमिट कार्ड होगा इस पे स्टूडेंट आईडी पासवर्ड होगा, ओवरऑल ड्यूरेशन होगी 3.5 घंटे, अमूमी तौर पे तो 3.25 घंटे होते हैं। उसने बोला कि इस अटेम्प्ट में हम आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा दे रहे हैं, क्योंकि ये हमने जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन को इंट्रोड्यूस करवाया है। अब उसकी मर्जी है, मे बी इस कमिंग अटेम्प्ट में भी 15 मिनट एक्स्ट्रा दे, मे बी 15 मिनट एक्स्ट्रा ना दे, सिर्फ 3.25 घंटे का करें। ठीक है, हम ये मान के चलेंगे कि इस दफा पेपर 3.25 घंटे का होगा। All 6 questions are compulsory. There is no specific time allocated for individual question. अब चूंकि आपने जो पेपर अटेम्प्ट करना है वो सॉफ्टवेयर पे करना है, तो आपके सामने क्या होगा, क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन डिस्प्ले भी होगा और हार्ड फॉर्म में भी होगा प्रोबेबली। आपने अपना क्वेश्चन कहाँ करना है, उस स्क्रीन के अंदर, स्क्रीन का हिस्सा होगा। ठीक है, समझ लीजिए कि वर्ड की तरह का स्क्रीन का हिस्सा होगा, आपने उसके अंदर अपने क्वेश्चंस का आंसर देना है। कह रहा है 6 समझ लीजिए टैब होंगे। पहला टैब होगा क्वेश्चन नंबर 1 को अटेम्प्ट करने के लिए, दूसरा क्वेश्चन नंबर 2, तीसरा क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 पे जितना मर्जी टाइम लगाए, 2 पे जितना मर्जी, 3 पे जितना मर्जी, ओवरऑल टाइम कितना होगा, 3.25 घंटे। डन। अच्छा, हर टैब के अंदर उसका क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 1 करना है तो उस टैब के अंदर सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 करना है, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं करना। अगर 2 क्वेश्चन एक टैब के अंदर करेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा। जैसे होता था ना वो कैफ लेवल पे कि आपने हर क्वेश्चन को फ्रेश पेज से स्टार्ट करना है, तो यहां पे क्या है, हर क्वेश्चन को फ्रेश टैब से स्टार्ट करना है। समझ लीजिए फ्रेश शीट से स्टार्ट करना है। कह रहा ऑटो फंक्शन होगा एवरी मिनट, हर मिनट के बाद ऑटोमेटिकली आपका काम सेव होता रहेगा, ताकि कोई गड़बड़ हो जाए तो आपने जितना पेपर किया हुआ है वो सेफ रहे। आपने क्वेश्चन में आगे पीछे जाना है, क्वेश्चन नंबर 2 से 3 पे या 2 से 1 पे, तो नेक्स्ट और बैक का सिंबल होगा, जैसा नॉर्मली आपको पता है कंप्यूटर्स में ऑप्शन होती हैं।
ईच क्वेश्चन प्रोवाइड्स ए डेजिग्नेटेड आंसर एरिया विद ए रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। समझ लीजिए वर्ड की तरह है, वर्ड की रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। आपने हर क्वेश्चन का एक डेजिग्नेटेड एरिया, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर इधर देना, 2 का इधर देना, 3 का इधर देना, आपने उस क्वेश्चन के अंदर ही, उस एरिया के अंदर ही आंसर देना है फॉर राइटिंग योर आंसर। You must answer each question within its respective RTF editor. Answer written in another RTF editor instead of the designated RTF editor for the question or more than one question answered in a single RTF editor shall not be considered for marking. क्या कह रहा है? कह रहा है अगर 6 क्वेश्चन है, 6 टैब दिए हुए ना, क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 3 को आंसर कर दिया, क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 1 को आंसर कर दिया, मार्क्स नहीं होने। ध्यान रखना है इस चीज का, पढ़े जरा इसको गौर से, देखिए यही करने की कोशिश कर रहा है। और अगर एक टैब के अंदर 2 क्वेश्चन कर दिए, वो भी मार्क नहीं होंगे, शल नॉट बी कंसीडर्ड है। कितनी खतरनाक बात, छोटी सी गलती कितनी खतरनाक बात। फिर से पढ़े, आंसर्स रिटन इन अनदर आरटीएफ एडिटर इंस्टेड ऑफ द डेजिग्नेटेड फॉर द क्वेश्चन आर मोर देन वन क्वेश्चन आंसर्ड इन सिंगल आरटीएफ एडिटर शल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर मार्किंग। ठीक है, आरटीएफ एडिटर समझे, आरटीएफ समझे पेज है जिसके ऊपर आपने आंसर को टाइप करना है। कह रहा है बिलो द आरटीएफ एडिटर, उस पेज के नीचे एक स्प्रेडशीट प्रोवाइड की जाएगी। समझ लीजिए कह रहा है वर्ड के नीचे एक्सेल का फॉर्मेट भी दिया जाएगा, कैलकुलेशन वगैरह आपने करनी है तो उस स्प्रेडशीट पे करनी है। याद रखिए जो ये वाली स्प्रेडशीट है ना, ये बेसिक है, ये एक्सेल नहीं है। जो आईकैप प्रोवाइड करेगा आपको, जो आईकैप के सॉफ्टवेयर की स्प्रेडशीट है ना, एक्सेल की तरह ही रोज कॉलम है, लेकिन इसमें कुछ फंक्शन डिसेबल किए गए हैं। ये उसका बेसिक वर्जन है। कहता है अगर आपने कैलकुलेशन करनी है, जैसे ऑडिट के पेपर में रिस्क असेसमेंट का क्वेश्चन, आपने रेशोज वगैरह का एनालिसिस करना है या और डाटा एनालिसिस करना है, तो वो एनालिसिस कहां कर सकते हैं? आरटीएफ एडिटर के नीचे क्या होगा? स्प्रेडशीट। ठीक है, लेकिन आपको स्प्रेडशीट में जो कुछ आपने कैलकुलेशन की है ना, उसको कॉपी करके आरटीएफ ऊपर पेस्ट करना है, वरना जब टाइम खत्म होगा और आपके सारा पेपर अपलोड हो जाएगा तो उसमें जो स्प्रेडशीट वाली वर्किंग है वो नहीं अपलोड होगी, वो उसी सूरत में अपलोड होगी अगर आप उसको कॉपी करके ऊपर आरटीएफ एडिटर में पेस्ट करेंगे। और पेस्ट करने के बाद उसकी ज्यादा फॉर्मेटिंग करने की जरूरत नहीं है। पेस्ट करने, क्योंकि एक्सेल से वर्ड में पेस्ट करते हैं तो आपने एक्सपेरिमेंट किया कभी, फॉर्मेटिंग आउट हो जाती है, तो थोड़ी बहुत फॉर्मेटिंग कर लें उसकी, सिर्फ बेसिक, ज्यादा फॉर्मेटिंग नहीं करनी, टाइम ज्यादा नहीं करना। ये बात समझ रहे हैं? Below the RTF spreadsheet is provided to facilitate examining and doing rough calculation or other workings. However, please note that any work performed in the spreadsheet will not be considered for marking. To ensure your work is considered, you must copy and paste it from the spreadsheet to the RTF editor. बात समझ रहे हैं? ऊपर कह रहा है वर्ड होगा, नीचे बेसिक वर्जन ऑफ एक्सेल होगा। एक्सेल पे कैलकुलेशन करें, लेकिन कॉपी पेस्ट करना लाजमी है, भूलना जाइएगा। इसका मतलब है हमें बड़ा ध्यान रखना है, जो क्वेश्चन नंबर 1 की जगह है वहां क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है, जो उसकी वर्किंग है वो नीचे करनी है, लेकिन उस वर्किंग को ऊपर पेस्ट करना है। डन? बात समझ रहे हैं? कह रहा है अलग से एक्सेल, आगे चल के बात कर रहा है, यू मे यूज एमएस एक्सेल फॉर रफ वर्किंग, however please remember that any work performed in this application cannot be copied into examination software and vice versa. Further, any such work will not be uploaded with your uploaded exam for marking. कह रहा है आप साइट पे एक्सेल खोल के आप उस पर काम कर सकते हैं, लेकिन एक्सेल वाला तो कॉपी पेस्ट भी नहीं होगा, वो सिर्फ आपके अपने लिए। ठीक है, आप आईकैप के सॉल्यूशन आरटीएफ एडिटर में सिर्फ वही वाली कैलकुलेशन कॉपी पेस्ट कर सकते हैं जो आपने नीचे स्प्रेडशीट में की होगी। अलग से जो माइक्रोसॉफ्ट है फुल एक्सेल है ना, उसमें जो कैलकुलेशन होगी वो तो कॉपी पेस्ट भी नहीं हो सकेगी। डन? क्यों होनी भी नहीं चाहिए, कहीं ऐसा ना हो एक्सेल के बहाने आप चैट जीपीटी ओपन कर दें, चैट जीपीटी ओपन किया, सारा क्वेश्चन उधर कॉपी किया, पेस्ट किया, सॉल्यूशन छाप दिया, ठक हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो इसलिए उन्होंने डिसेबल किया, सिक्योरिटी फीचर है, अच्छा फीचर है कि किसी और एप्लीकेशन में जो कॉपी पेस्ट किया है आपने, वो एग्जाम सॉफ्टवेयर के अंदर पेस्ट नहीं कर सकते, सिर्फ वही कर सकते हैं जो आपने आरटीएफ एडिटर में लिखा या नीचे उसके नीचे जो स्प्रेडशीट है उसमें लिखा। भाई तरीकाकार समझ रहे हैं? फिर क्या कह रहा है? यू में यूज पेन पेपर रफ वर्क के लिए कॉपी पेंसिल से अगर कोई काम करना है क्या कर सकते हैं? यस कर सकते हैं, लेकिन वो कहां करना है? कह रहा है आपके पेपर का लास्ट पेज है वहां पे करना है। यू में यूज पेन एंड पेपर फॉर रफ वर्क बट प्लीज नोट दैट पेन एंड पेपर वर्क शुड ओनली बी डन ऑन द लास्ट पेज ऑफ क्वेश्चन पेपर दैट आर स्पेसिफिकली एलोकेटेड फॉर
दिस पर्पज। लास्ट पेज पे कीजिएगा, क्वेश्चन पेपर के ऊपर क्वेश्चन के साथ कह रहा है ज्यादा डिटेल कैलकुलेशन नहीं करनी, टिक शिक कर लें, अंडरलाइनिंग कर लें, छोटा मोटा कोई मार्क मुक करना वो कर लें, लेकिन जो वर्किंग करनी है कहाँ करनी है, क्वेश्चन पेपर के मैनुअल वर्किंग की। वैसे अब आपको इतना एक्सपर्ट होना चाहिए कि मैनुअल वर्किंग की तरफ जाए ना, सारी वर्किंग कैसे करें, एक्सेल स्प्रेडशीट पे, जो आईकैप का स्प्रेडशीट है। इसका मतलब है पहले दिन से, ये क्यों आपको बता रहा हूं भला, क्योंकि पहले दिन से आपने प्रैक्टिस इसी सॉफ्टवेयर पे करनी है आईकैप के। वो किस तरीके से करनी है ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आज ही शेयर करना था, लेकिन आज आईकैप की वेबसाइट जो है वो काम नहीं करी, वहां से सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं हो रहा, चल नहीं रहा, इसलिए मैं आपको वो डिस्प्ले नहीं, वरना आज ही मेरा प्लान था कि जो आईकैप का टेस्टिंग सॉफ्टवेयर है उसका डेमो भी आज ही दे दूं, लेकिन वो चले नेक्स्ट लेक्चर में, या जब आईकैप का ठीक होगी वेबसाइट, अरे गड़बड़ चल रही है आजकल, तब करेंगे। आगे क्या करें, इन अकॉर्डेंस विद द ओपन बुक पॉलिसी ऑफ दिस पेपर, क्योंकि ओपन बुक है, यू आर अलाउड टू यूज हार्ड कॉपीज ऑफ द परमिसिबल बुक्स, हार्ड कॉपीज यूज कर सकते हैं। Examinees appearing in a remote proctoring environment will be required to show each book in, आपका इससे ताल्लुक है क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली आप रिमोट प्रॉक्टरिंग एनवायरनमेंट में पेपर नहीं दे रहे होंगे, ये है जो हमारे बाय अदर कंट्रीज में है उनके लिए ऑप्शन होती है अमूमी तौर पे, वैसे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पाकिस्तान में भी इसको चूज कर सकते हैं। वेब कैम बिफोर द स्टार्ट कह रहा है आपने पेपर स्टार्ट होने से पहले अगर रिमोट प्रॉक्टरिंग में है तो आपने कैमरा को घुमा शुमा के दिखा देना, सारा कुछ क्लियर है, आपके करीब कोई और बुक कोई और बंदा तो नहीं बैठा। Keeping a book or notes that are not permissible will be considered a violation under the policy on the use of unfair means, कोई और किताब नोट्स वगैरह नहीं रखने। An external calculator can be used provided it is included in the list of permissible, calculator आपने यूज ही नहीं करना, हमेशा कैलकुलेशन ये आपने आदत रखनी है, कैलकुलेटर यूज नहीं करना, एक कैलकुलेशन गलत हो जाए दोबारा सारी कैलकुलेशन करनी पड़ती। एक्सेल उससे कई गुना ज्यादा फास्ट है, स्प्रेडशीट कई गुना ज्यादा, उसमें कोई एरर हो भी जाए ना तो सारी करेक्शन करना सेकंड्स का काम है। तो आपने कभी इस पेपर के अंदर कैलकुलेटर यूज नहीं करना, पेन पेंसिल यूज नहीं, इजाजत है लेकिन यूज नहीं करना। क्या चीज यूज नहीं करनी आपने, आपको जो पहली असाइनमेंट पहला टेस्ट दिया जाएगा उसमें क्या काम नहीं करने, कैलकुलेटर यूज नहीं करना, चाहे जितनी मर्जी बेसिक कैलकुलेशन है कहां करेंगे आप, स्प्रेडशीट पे, ठीक है। और उसके अलावा पेन पेंसिल का भी यूज नहीं करना, ठीक है। सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ते हुए कुछ चीजों को अंडरलाइन करने के लिए कर सकते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हुए टर्म्स को अंडरलाइन करने के लिए पेन पेंसिल का यूज कर सकते हैं। वर्किंग वाली साइड पे नहीं जाना, वर्किंग आपकी हमेशा कहां होगी, आपकी स्प्रेडशीट में। भी बात समझ रहे हैं, वैसे क्वेश्चन को पढ़ते हुए अंडरलाइन करें, टिक लगाएं, पॉइंट आउट करें, वो बिल्कुल करना चाहिए, वो करना भी चाहिए। During exam, access to any website other than exam software website and the digital copies of permissible books is strictly prohibited। कह रहा है अगर डिजिटल कॉपीज प्रोवाइड की तो वो उसको एक्सेस कर सकते हैं और एग्जाम सॉफ्टवेयर वेबसाइट को एक्सेस कर, इसके अलावा किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करना स्ट्रिक्टली मना है। एआई की वेबसाइट को एक्सेस करने का सोचना भी नहीं, वरना ये वायलेशन समझी जाएगी अनफेयर मीन्स में, ठीक है जी। और ये भाईजान हमारे आपने अब ईमेल डालने कल ही आईकैप को कि क्या इस अटेम्प्ट में डिजिटल कॉपीज प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। ये प्रीवियस अटेम्प्ट दी है आपने दी है, डिजिटल कॉपी प्रोवाइड की थी उसने, पासवर्ड लगा था और पासवर्ड नहीं बताया तो आप एक्सेस ही नहीं कर सके, प्रोवाइड की चलें। अब इसका मतलब है आईकैप ने डिजिटल कॉपीज प्रोवाइड करना शुरू कर दिया, उनको आप एक्सेस कर, तो आपने भी कोशिश करनी है क्या, अगर कभी स्टैंडर्ड को रेफर करना भी है तो कैसे करें। कोड ऑफ एथिक्स प्रोवाइड किया था, कोड ऑफ एथिक्स में डिजिटल कॉपी थी, चले गुड, तो कोड ऑफ बाय ने कंफर्म कर दिया, कोड ऑफ एथिक्स की भी डिजिटल कॉपी थी और स्टैंडर्ड के भी थे। वही क्लियर हो गया, इंस्ट्रक्शन समझ आ गई आपको, सीख रहे। अब इन इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक ही आपने प्रैक्टिस करनी है, ये ज़हन में रखिए। ये पहले लेक्चर में बिला वजह नहीं आपको टाइम जाया कर रहा। फिर पहला क्वेश्चन देखिए, ये मकसद जो है पेपर डिस्कस करना नहीं है, आपको उसका पैटर्न समझाना है कि किस तरीके से पेपर है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए कौन सा है, रिक्वायर्ड इन द लाइट ऑफ आईकैप्स कोड ऑफ एथिक्स फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आइडेंटिफाई एंड इवैल्यूएट द थ्रेट्स टू कंप्लायंस विद फंडामेंटल प्रिंसिपल अराइजिंग फ्रॉम अबव।
requested services also recommend where possible appropriate safeguard to mitigate identified threats to an acceptable level। देखिए कैफ लेवल पे भी लगभग यही रिक्वायरमेंट नहीं होती थी, थ्रेट्स हैं, सेफगार्ड है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है, तो आपको लगेगा ये तो सारा कैफ लेवल का है, लेकिन मजाल है सिचुएशन पढ़े और आपको समझ आ जाए क्या क्या रहा है। क्यों? सिचुएशन कैफ लेवल की नहीं है, टॉपिक वही है लेकिन सिचुएशन कैफ लेवल की नहीं है। कोड ऑफ एथिक्स का क्वेश्चन आ गया 15 नंबर का, कंफर्म क्वेश्चन आता है, आपको बताया हर अटेम्प्ट में। एक दफा उसने बस पिछले समझिए 10 अटेम्प्ट्स में अगर एनालिसिस करें आप तो उसने वो ISQM का क्वेश्चन डाल दिया था इसकी बजाय, वरना हर पेपर। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर, इसमें कोई काउंटिंग का मतलब डायरेक्टली इंप्लीकेशन नहीं है काउंटिंग स्टैंडर्ड्स के, डायरेक्ट इंप्लीकेशन नहीं। हाँ ठीक है, कंसोलिडेशन की थोड़ी सी बात कर रहा है लेकिन उसका असल में फोकस कोई और तरफ है, उसके एथिकल एस्पेक्ट की तरफ है। क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है मेरे को क्या बताओ, आइडेंटिफाई डिस्कस द मैटर दैट वुड रिक्वायर अटेस्टेंशन एंड की ऑडिट प्रोसीजर टू बी परफॉर्म्ड। ये है सब्सटेंटिव प्रोसीजर वाला क्वेश्चन और ये डिपेंड कर रहा है IFRS 15 पे बेस कर रहा है। ये सब्सटेंशियल फोकस इसका किसके ऊपर है? हालांकि थोड़ा सा ना इनिशियली पढ़े तो आपको लगेगा शायद ये IT के प्रोसीजर से रिलेटेड है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। कैसे? फिजिकल सर्वर, फिर उसके बाद सॉफ्टवेयर, फिर मैनेज साइबर सिक्योरिटी। इन अल्फाज से लगता है कि जैसे शायद ये IT से रिलेटेड, लेकिन असल में इसने कॉन्ट्रैक्ट किया, ये क्लाइंट का सिस्टम नहीं बता रहा। इसमें उसने सब्सटेंशियल IFRS 15 को टेस्ट किया जो कि एक पहला झटका था क्योंकि सब्सटेंशियल टेस्टिंग थी स्टूडेंट्स के लिए। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें भी देखिए उसने इंफॉर्मेशन दी और क्या किया, ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई करवाया। अब क्या रिक्वायरमेंट पढ़े, क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द ऑडिट रिस्क अराइजिंग फ्रॉम अबव सिनेरियो दैट द एंगेजमेंट टीम शुड कंसीडर फॉर ऑडिट ऑफ AGL। क्या बताए? सिर्फ ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई करने को कह रहा है कि साथ में प्रोसीजर बताने को भी कह रहा है? रिक्वायरमेंट पढ़ के बताएं। सिर्फ रिस्क पूछ रहा है, क्यों भला? पहले रिस्क के साथ प्रोसीजर भी पूछता था, जितने रिस्क हर एक रिस्क के 2-2 3-3 प्रोसीजर। उसने कहा ऐसा नहीं है, अब तो एरिया एक दूंगा लेकिन उसके अंदर डेप्थ में जाके आपको प्रोसीजर बताने होंगे। ऊपर पूछ लिया उसने। क्या इसमें भी IFRS की एप्लीकेशन है? यस, इसमें भी एप्लीकेशन है। उसने IS 2 पूछा, IS 16 पूछा, IFRS 9, ठीक है, इसमें भी उसने IFRS की एप्लीकेशंस पूछी हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये हमारा सर्विस ऑडिटर से रिलेटेड है। हाँ जी, 402 सर्विस ऑडिटर से रिलेटेड। इसमें कोई एप्लीकेशन नहीं थी IFRS की। क्वेश्चन नंबर 1 में नहीं है, क्वेश्चन नंबर 4 में नहीं है, 2 में है, 3 में है, 5 में है। 5 में क्या कह रहा है? बताओ एप्रोप्रिएटनेस ऑफ एक्शन। अब जैसे ये डेफर्ड टैक्स एसेट है, डेफर्ड टैक्स एसेट कौन सा टॉपिक है? अकाउंटिंग है ना, उसकी एप्लीकेशन है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें भी अकाउंटिंग की एप्लीकेशन है। क्या कह रहा है? एक्सप्लेन द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इश्यूज अराइजिंग फ्रॉम योर रिव्यू। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इश्यूज पूछ लिए उसने। तो इसका मतलब है 6 में से 4 सवालों में उसने IFRS का नॉलेज टेस्ट कर लिया, सब्सटेंशियल टेस्टिंग। और मिला के कोई मेरा रफ सा एस्टीमेट है 30 से 35 मार्क्स का पेपर जो है वो इसके ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फाइनेंशियल रिपोर्टिंग नॉलेज पे बेस कर रहा है। तो समझ आया आपको किसे? अच्छा, एक और चीज जो इससे पहले वो अमूमी तौर पे टेस्ट नहीं करता था, वो क्या? क्वेश्चन की सारी इंफॉर्मेशन पेपर के अंदर ही होती थी। अब यहां पे अगर आप देखें ना तो उसने ये तो चले हर क्वेश्चन के साथ नीचे उसने अपेंडिक्स दिया हुआ, अपेंडिक्स 1 अपेंडिक्स 2, ये इस क्वेश्चन 6 से रिलेट करते हैं। लेकिन अगर आप देखें तो ये क्वेश्चन नंबर 3 में भी अपेंडिक्स 1 और अपेंडिक्स 2 है। अपेंडिक्स 2 ये, अपेंडिक्स 1 अलग से था, वो अलग से एक डॉक्यूमेंट है। पहली दफा ऐसा हुआ है, जहां तक मेरा नॉलेज है, पहली दफा ऐसा हुआ है कि ICAP ने पेपर का कुछ हिस्सा अलग डॉक्यूमेंट में शेयर किया है। ठीक है, तो वो भी स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा एक नई चीज थी। देखिए, चीज चाहे छोटी सी हो, एग्जाम में बैठ के नई चीज आ जाए ना, बंदा परेशान हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जाम सॉफ्टवेयर के अंदर 2 बटन थे। फर्ज कीजिए, मिसाल दे रहा हूं, ऐसा हुआ नहीं है, फर्ज कर रहा हूं एग्जाम में जाए वहां पे 3 बटन आ जाए, एक येलो बटन भी आ जाए, तो आप परेशान जरूर हो जाएंगे। इसका क्या मतलब है? इसकी कोई सिग्निफिकेंस तो नहीं है। कोई 5-10 मिनट उसके बारे में सोचते जरूर रहेंगे
कि हालांकि हो सकता है उसकी कोई सिग्निफिकेंस में भी ना हो। तो बात ऐसी होती है, चीजें छोटी छोटी होती है, लेकिन अगर अनएक्सपेक्टेड हो ना तो वो परफॉर्मेंस को इफेक्ट करती हैं। एंड पे पेपर में क्या है, उसने क्या किया है, एंड पे पेपर में उसने आपको वर्किंग के लिए जगह दे दी जो आपने इस्तेमाल नहीं करनी, ऐसा ये बोला ना मैंने, रफ शीट इसको इस्तेमाल नहीं करना। हाँ, आपके पास पेन होना जरूर चाहिए, इन क्वेश्चंस को पढ़ते हुए इसमें जो अहम इंफॉर्मेशन है उसको आपने अंडरलाइन करना होगा। डन जी, पेपर समझ, सिलेबस समझ आ गया, पेपर समझ आया कैसा है, ठीक है। और इस पेपर में क्या वो चीजें जो हमने सिलेबस में डिस्कस की थी, ग्रिड फॉलो हुआ क्या, बिल्कुल हुआ। रिस्क असेसमेंट का क्वेश्चन भी है, रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन का भी है, कोड ऑफ एथिक्स का भी है, बाकी स्पेशल ऑडिट जो है वो जो 3402 था ना, वो स्पेशल ऑडिट वाला ग्रिड था। तो ग्रिड को फॉलो कर रहा है, ये ज़हन में रखिएगा, वो पेपर से बाहर नहीं जाता। हाँ, पेपर के अंदर वो उसने जितना कोई अनप्रेडिक्टेबिलिटी को इंश्योर करना है वो करेगा और उसका हक है। हाँ, ये है कि थोड़ा पहले से मतलब स्टेप बाय स्टेप चलता तो ज्यादा अच्छा था, लेकिन उसने डबल कर दिया टेस्टिंग को किसी एक टॉपिक की, चलें कोई बात नहीं। अच्छा, अब ये मैं आपको दिखा दूं कि किस तरीके से प्रैक्टिस टेस्ट आपने एक्सेस करना है। ये आईकैप की वेबसाइट पे जाएंगे, लिंक आप लोगों को, अभी लिंक एक्टिव नहीं है, ब्रोकन है आईकैप की वेबसाइट पे लिंक, ठीक है, वो हम कल से ट्राई कर रहे हैं, नहीं काम कर रहा। लिंक शेयर करेंगे, वहां से आपने डाउनलोड करना है प्रैक्टिस टेस्ट को, एक्सट्रैक्ट करना है, उसके बाद उसको इंस्टॉल करना है। असेसमेंट मास्टर को डबल क्लिक करेंगे, विंडो ओपन होगी, वहां पे आपने टेस्ट को अटेम्प्ट करना है। आपसे यूजर नेम पासवर्ड मांगेगा। अब डिपेंड करता है कौन से पेपर की प्रैक्टिस करना चाहते हैं। जिस पेपर की प्रैक्टिस करना चाहते हैं उसका आईडी और पासवर्ड ये लिखा हुआ है, आपने इसको यूज करना है। और फिर वो पेपर, जैसे ऑडिट में हमेशा आप क्या करेंगे, स्टूडेंट आईडी क्या हुआ करेगी, AADMP और CFAP $123, ये पासवर्ड, यूजर नेम और पासवर्ड हुआ करेगा, आपने इसको यूज करना है, ठीक है। मैं सजेस्ट करता हूं कि इवन आपका जो रूटीन का टेस्ट होगा ना हमारे कॉलेज का, ये भी आप यहीं पे अटेम्प्ट करके इसको फिर कॉपी करके पेस्ट कर लें, ठीक है। इसको एक दफा मैं पहले डेमो आपके साथ शेयर करूंगा, फिर उसके बाद आपको फर्दर गाइड करूंगा। बाकी उसने कुछ हमें इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। तो ये चीजें समझ आ गई अब आपको। ये खास तौर पे सारी डिस्कशन मैं उन स्टूडेंट्स के लिए कर रहा हूं जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट देनी है CFAP की, पहली अटेम्प्ट है। सिलेबस हो गया, एग्जामिनेशन गाइडेंस हो गई, पेपर हो गया, सिग्निफिकेंट चेंजेस डिस्कस कर दी, सॉफ्टवेयर का इंट्रोडक्शन दे दिया आपको, IFRS IT लॉ की डिस्कशन कर दी। हाँ, अब आखिरी चीज, प्लान क्या है, हम किस तरीके से तैयारी करेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज मटेरियल क्या होगा। मटेरियल सारे नोट्स आपको आपके सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स हैं उन सब के नोट्स प्रोवाइड करना मेरी जिम्मेदारी है, मैं प्रोवाइड करूंगा। प्रीवियस कोई भी नोट्स है आपने उसको यूज नहीं करने, ठीक है। हाँ, अगेन जिनकी अटेम्प्ट्स है सितंबर में, वो उन नोट्स को या प्रीवियस बुक को यूज कर सकते हैं, लेकिन टेस्टिंग लाजमी करनी है, टेस्टिंग लाजमी करनी है। जो स्टूडेंट्स हैं हमारे दिसंबर अटेम्प्ट वाले, उन्होंने लेटेस्ट वाले नोट्स जो मैं शेयर करूंगा वो यूज करने हैं, और इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा हफ्ते से 10 दिन के अंदर हमारी बुक फाइनल हो जाए। मुश्किल टास्क है, लेकिन कोशिश करूंगा हफ्ते से 10 दिन में बुक फाइनल हो जाए, आपको सेशन के स्टार्ट में ही बुक मिल जाए, ताकि उससे तैयारी करें। तो आप लोग उससे तैयारी करेंगे जो दिसंबर अटेम्प्ट वाले हैं। सितंबर वालों ने अपनी रूटीन के जो नोट्स वाला यूज किए हुए हैं रिवीजन वहीं से करेंगे, ठीक है जी। तो इसमें हाँ, आईकैप के स्टैंडर्ड्स को यूज करने की जरूरत नहीं, कोड ऑफ एथिक्स को यूज हम करेंगे, वो मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से यूज करना है। तो आईकैप की सिर्फ एक स्टडी मटेरियल हमने यूज करना है, कोड ऑफ एथिक्स। बाकी सारी चीजें नोट्स की शक्ल में मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। जो पास्ट पेपर्स होंगे, प्रैक्टिस करनी है, वो हर चीज मेरी जिम्मेदारी है आपके साथ शेयर करना है। आपने कहीं से कोई चीज सर्च करने की, ढूंढने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपके LMS पे जो है चुप करके आपने उस हर चीज को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। कहीं से हाँ, कोई फर्ज कीजिए आपको कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी मिलती है तो वो ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए, लेकिन परेशान नहीं होना, वो फिर मैं आपको उसके ऊपर गाइडेंस प्रोवाइड कर दूंगा। टेस्टिंग जैसे मैंने आपको बताया, ये वो चीज है जो कि हमारे सितंबर अटेम्प्ट और दिसंबर अटेम्प्ट दोनों स्टूडेंट्स के लिए कॉमन है। टेस्ट आपको, टेस्ट और क्विज शेयर किए जाएंगे आपके साथ। क्विज होंगे बेसिकली कंसेप्ट चेकर होंगे, जिसमें आपने जल्दी जल्दी जैसे ऑप्शंस को क्लिक किया, थोड़ा सा छोटा सा टाइप किया, इस तरह के होंगे। 2 तरह के होंगे, एक क्विज
जो कि क्विज क्या है, आपका 15 मिनट के अंदर पूरे स्टैंडर्ड को रिवाइज कर पाएगा, छोटे छोटे कंसेप्ट को टेस्ट करवाएगा। ये एग्जाम स्टाइल में नहीं है, क्योंकि ये एमसीक्यूज की शक्ल में होगा, ट्रू फॉल्स की शक्ल में होगा। ये आपके कंसेप्ट्स को तो रिवाइज करेगा, टेस्ट करेगा, लेकिन एग्जाम लेवल की प्रैक्टिस नहीं कराएगा। एग्जाम लेवल की प्रैक्टिस के लिए अलग से टेस्ट होगा, और वो टेस्ट आपने कैफ लेवल में तो हैंड रिटन अपलोड करते थे, यहाँ पे हैंड रिटन एक्सेप्टेबल नहीं है, आपने टाइप करना और अपलोड करना है। ठीक है जी, वो कैसे करना है वो मैं आपके साथ एक दफ़ा एक ऐप जरा एक्टिव हो जाए वेबसाइट, उम्मीद है इंशाल्लाह एक आधे दिन में हो जाएगी, आपके साथ शेयर करूंगा। हाँ, IFRS के लिए एक स्पेशल छोटा सा कोर्स बना के हम इस वीकेंड पे आपके साथ शेयर करेंगे, IFRS मिनी कोर्स। वो क्या होगा, वो आपके CFEF1 लेवल का जितना भी नॉलेज है उसकी समरी होगी, वो समरी भी आपके साथ शेयर की जाएगी, प्लस उस समरी की बेस पे हम एक पोर्टल भी बनाएंगे जिसमें डिफरेंट स्टैंडर्ड्स होंगे, सारे स्टैंडर्ड्स, और आप हर उस स्टैंडर्ड को अटेम्प्ट करेंगे, उसका टेस्ट पास करना होगा आपने। क्योंकि अब फोकस उसका ज़्यादा हो गया ना, तो मेरे लिए ये इंश्योर करना भी ज़रूरी है कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो IFRS का भी रिक्वायर्ड नॉलेज रखते हो। फर्स्ट कीजिए, अगर किसी स्टूडेंट ने कोई 2-3 टाइम पहले CFEF1 पास कर लिया है, उसको तो चीज़ें भूल चुकी होंगी, तो उसको रिफ्रेश भी करवानी है। तो हमारे LMS, मैं IFRS की क्लास नहीं कंडक्ट करवाऊंगा, लेकिन IFRS की समरी आपको प्रोवाइड करना वो मेरी जिम्मेदारी है, और IFRS में से हर स्टैंडर्ड का जो CFEF1 पे आपने पढ़ा है उसका एक कम्प्रिहेंसिव टेस्ट कंडक्ट करवाना वो मेरी जिम्मेदारी है, ताकि आपको पता, आप अपने आप को वैल्यूएट कर सके कि कितना को आपको स्टैंडर्ड याद है, और अगर नहीं याद तो उनको रिवाइज कर सकेंगे। डन जी, ये है जी हमारा, इसके अलावा कुछ नहीं। मजीद कोई क्वेश्चन अगर पूछना चाहते हो, आपके जहन में हो तो जरूर पूछिए। शाबाश, कोई क्वेश्चन नहीं? रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन नहीं आता। रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन CFEF में आते हैं 0। कितने? 0 मार्क्स। रिप्रोडक्शन नहीं, सारे के सारे 100% एप्लीकेशन होगी। शाबाश, ये आपने क्वेश्चन को देख के अंदाजा लगाया, बिल्कुल सही अंदाजा लगाया। शाबाश, प्रोफेशनल बच्चे की निशानी ये है, रिस्क असेसमेंट कर दिया आपने। कोई रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन नहीं बताया, इसीलिए तो बताया था क्या स्टैंडर्ड काम के नहीं है, क्यों? रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन नहीं है, केस स्टडीज है। और ये सिचुएशन जो है ना, इसमें से कोई सिचुएशन भी आप स्टैंडर्ड में से ढूंढ के दिखा दें। ठीक है जी। इसके हाँ, कोड ऑफ एथिक्स में कुछ हो सकती हैं। कोड ऑफ एथिक्स मैंने आपको बताया, इसलिए मैंने इसको यूज भी कराऊंगा आपको। कोड ऑफ एथिक्स के अलावा बाकी स्टैंडर्ड नहीं। और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन नहीं? चलिए फिर आज की मेरा ख्याल है ओरिएंटेशन क्लास में जो चीज़ें डिस्कस करनी थी, प्लान की थी, मैंने डिस्कस कर दी हैं सारी। ठीक है, ये भी कर दिया, ये भी हो गया, हाँ ये भी, हाँ जी। रिसेंट टाइम में स्टैंडर्ड तो जो डिस्कस टेस्ट किए थे, ISA 12, 2, 69, IFRS 15, ये भी बता दिया। ओके, ठीक है जी। ये था हमारा ओरिएंटेशन लेक्चर। इंशाल्लाह परसों से हमारी पहली ऑफिशियल क्लास होगी जिसमें हम कंसेप्ट स्टडी करेंगे, और परसों से ही आपकी टेस्टिंग शुरू हो जाएगी। अमूमी तौर पे हर लेक्चर में एक स्टैंडर्ड कवर होगा, कम ज़्यादा हो सकता है। स्टैंडर्ड छोटा हुआ तो 2 भी हो सकते हैं, और बाज़ का स्टैंडर्ड बड़ा हुआ तो हो सकता है वो 2 या 3 लेक्चर पे भी जाए। लेकिन अमूमी तौर पे एक लेक्चर में एक स्टैंडर्ड कवर होगा, और हर स्टैंडर्ड के बाद उसका टेस्ट और क्विज लाजमी होगा जो आपने अटेम्प्ट करना होगा, और आपकी टेस्टिंग होगी। खासतौर पे जो स्टूडेंट फिजिकली आ रहे हैं ना, इनसे तो मैं खुद इनका असाइनमेंट और क्विज वगैरह चेक करूंगा और इनसे पूछताछ होगी। ठीक है जी। चलिए, ये था हमारा आज का ओरिएंटेशन लेक्चर। ठीक है, मजीद अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो आपके जहन में, आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछें। मैं इंशाल्लाह व्हाट्सएप ग्रुप में भी एक्टिव होऊंगा, और आप लोगों की क्वेरीज को कोशिश करूँगा रिस्पॉन्ड करूँ। अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर किसी दिन बिजी होता हूँ, उसमें प्रेजेंट नहीं होता, तो हमारे टीए होंगे, वो आपकी क्वेरीज को इंशाल्लाह साथ साथ जवाब देते रहेंगे। आज के इस लेक्चर को यहाँ पे एंड करते हैं हम। अल्लाह हाफिज़।